हाय गाइस, वेलकम टू इंटर कोडिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बट इसको ऑर्गेनिकली सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा इसका लिट कोड का डिस्क्रिप्शन। तो बोला हुआ है कि हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है, इन्होंने बोला टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू नाम से। हमें रिटर्न करना है, लेंथ करना है ऐसी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का। हाँ मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ ही रिटर्न करना है। और बोला है अगर कोई लॉन्गेस्ट कोई कॉमन सबसीक्वेंस ना हो तो जीरो करना है। और इन्होंने सबसीक्वेंस की डेफिनेशन दी है। बेसिकली ये लोग कैसे कह रहे हैं कि अगर सबसीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रिंग इज a new string generated from the original string with some characters can be none deleted without changing the relative order of the remaining characters। तो ये हमारा सबके सीक्वेंस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अगर मान लो सबसीक्वेंस और सबसेट में सिर्फ ऑर्डरिंग का ही फर्क होता है। सबसीक्वेंस को ऐसा बोलता है अगर ये कुछ इंडेक्सेस हमें दिए हुए हैं या कुछ आइटम्स दी हुई है इस ऑर्डर में, और मैं अगर कोई सिलेक्ट करता हूँ इसमें से इस तरह इस तरह इस तरह, तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लेके चलूँ इन जो सिलेक्टेड वैल्यूज को और कुछ नया स्ट्रिंग बनाऊँ तो उसको सबसीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सी में बोला हुआ है ए सी इज अ सबसीक्वेंस ऑफ ए बी सी डी, मतलब ए सिलेक्ट किया होगा, सी सिलेक्ट किया होगा, ई किया होगा। ठीक है। और कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ टू स्ट्रिंग ये बोला हुआ है कि जो सबसीक्वेंस जो कि दोनों में कॉमन हो। तो ठीक है, एक अब इनका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर दो स्ट्रिंग बोलते हैं, अगर ए बी सी डी और ए सी, तो उसमें से ये लोग कह रहे हैं कि जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, मतलब देखो कॉमन सबसीक्वेंस तो काफी सारी आएगी। जैसे कि ए और ए, दोनों में से ए दिखा तो ए ले लिया, तो एक सबसीक्वेंस ए भी है। दूसरी मुझे दिख रही है इसमें से ए और ई लिया, इसमें से भी ए और ई लिया, तो देखो ऑर्डरिंग ए और ई लिया यहाँ से भी, तो दूसरी सबसीक्वेंस ए ही है जिसकी लेंथ 2 है, ए की लेंथ 1 थी। और जो तीसरी ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से ए आया, यहाँ से सी आया, यहाँ से ई आया इसमें से, और इसमें से ए सी ई आया, तो एक तीसरी हुई ए सी ई जिसकी लेंथ 3 है। तो कॉमन जितनी भी सबसीक्वेंस जिसमें से सबसे लॉन्गेस्ट हो उसकी लेंथ फाइंड करके रिटर्न करना है। ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ समझ आया होगा। सिमिलरली इस एग्जांपल में लिखा हुआ है एबीसी और एबीसी, तो दिख ही रहा है अगर सेम स्ट्रिंग है। तो यहाँ से मैं सारे ले लूँ एबीसी, यहाँ से भी सारा ले लूँ। ठीक है। तो उसकी लेंथ 3 हुई है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। तो अब इसको क्विकली एक बार अंडरस्टैंड करते हैं बोल क्या रहा है। तो जो इनका फर्स्ट एग्जांपल है वही लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट वन, जस्ट अ सेकेंड। तो इसी एग्जांपल को यहाँ लिखते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारा टी वन था वो था ए था बी था सी डी ई था, और जो टी टू था वो था ए सी ई। ठीक है। और इसका जो आंसर हमें जो मिला था वो था हमारा ए सी ई। ठीक है, ये ए सी और ये। ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मान लो फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो एक चीज़ तो हिंट आएगी ऐसा कि सबसीक्वेंस बनाने का बोला हुआ है, और बोला हुआ है जो लॉन्गेस्ट। तो फर्स्ट तो एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि अगर ऐसा हो कि मैं टी वन स्ट्रिंग की सारी सबसीक्वेंस निकाल लूँ, कहीं स्टोर करवा लूँ, और टी टू स्ट्रिंग की सारी सबसीक्वेंस निकाल लूँ, कहीं स्टोर करवा लूँ, और दोनों में से फिर इसकी जो ये सेट ये कुछ आपका बना होगा लिस्ट या वेक्टर, इसमें से चेक करवाओ कि ये इसमें से मैचिंग है या नहीं, और ऐसे करते करते लेंथ निकाल के हम स्टोर करा लें। तो जितना जल्दी ये आपके दिमाग में आया होगा तब आपको एक चीज़ हिंट आई होगी कि सबसीक्वेंस निकालना वो एक्सपोनेंशियल होता है काम। उसके बाद फिर आप कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे से, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्यूशन जाएगा, तो ये आगे मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। तो वहाँ से जैसे आपने कुछ सोचा और आपको तुरंत पता चल गया, तो वहाँ से आपने इसको इस वे को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। दूसरा एक आपको पूछा होगा कि जैसे क्वेश्चन में पूछा ना लॉन्गेस्ट, तो जब जब ये इस तरह क्वेश्चन में पूछा होता है मैक्स मिनिमम लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट या इस तरह से कुछ, जहाँ कुछ गिवन ऑन द लॉजिक ऐसा पूछा होता है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि सबसीक्वेंस मैच होनी चाहिए दोनों से। ठीक है। तो यहाँ से पता होगा कि भाई क्योंकि अब हमने देखा था कि सबसीक्वेंस भी बहुत सारी पॉसिबल है, तो बेटर है कि रिकर्जन के थ्रू देख लेते हैं कि सारा कुछ ट्राई आउट करवा लेते हैं। उसके बाद देखेंगे फिर रिकर्जन से फिर आगे की जैसी चेनिंग चलती है। अगर स्टेट्स कॉफी कॉमन मिलेंगे तो मेमोराइज करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे आगे स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नहीं। ठीक है। तो यहाँ से एक दूसरा तरीका दिमाग में आया होगा कि जो हम डीपी बोल रहे हैं ना, कि बेसिकली हम रिकर्जन के थ्रू देख के देखते हैं ट्राई ऑल बेस, उसके बाद चेक करते हैं। तो ये हिंट आया होगा। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि चलो रिकर्जन कहीं ना कहीं पिक्चर में आ रहा है, तो आपको चेक करते हैं। अब आगे क्या डीपी, चलो मान लो पता चल गया, हिंट मिल गया। अब क्या, तो दूसरा हिंट यहाँ से मिला होगा कि डीपी में हिंट है ये, इन्होंने कुछ स्ट्रिंग दी हुई है ये और ये। अब यहाँ से आंसर आया है, तो एक चीज़ देख के पता चल रही होगी कि जो आंसर आया है वो कहीं ना कहीं इन दोनों में से आया होगा। इनमें मतलब जैसे कि ए आया है वो कहाँ से आया है, टी वन में से ये लिया, टी टू में से ये लिया। जो ये सी आया है वो कहाँ से आया है कि यहाँ से मैंने ए टी वन में से इसको लिया होगा और टी टू में से इसको लिया होगा। सिमिलरली ये ई कहाँ से आया होगा, ये और ये हुआ होगा तब आया होगा। तो इससे एक चीज़ पता चल रही है कि जो भी आंसर हमारा बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, कि जो दोनों स्ट्रिंग की जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनसे ही लेके बन रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी नहीं आया, मतलब इसको हमने आंसर में नहीं लिया होगा, सिमिलरली डी को नहीं लिया होगा। तो इसलिए एक एटॉमिक वैल्यू बन रही है कि हर एक इंडेक्स के पास दो ऑप्शन है कि या तो बेस्ड ऑन कुछ लॉजिक वो आंसर में आ सकता है, या तो फिर वो लॉजिक अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नहीं आ सकता। तो इससे दूसरा हिंट मिलना चाहिए कि यहाँ से फिर मेरा वो टेम्पलेट चलेगा पिक नॉट पिक वाला। ठीक है। तो अभी तक आपने ऑब्जर्वेशन किया कि डीपी चलेगा। डीपी में भी अब क्योंकि हर एक इंडेक्स हर एक एलिमेंट के पास चॉइस है आंसर में आने की, जो दिख रही थी कि आंसर अगर बनेगा तो इन दोनों में से ही बनेगा। ठीक है। तो अब समझो जैसे ए सी आया बट उन्होंने पूछा था लेंथ, तो अगर मुझे ये पता चल गया तो लेंथ तो पता ही चल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि पिक नॉट पिक करके अब इंडेक्स इस पर खेलना है। तो अब तीसरा क्वेश्चन, चलो यहाँ तक पता चल गया कि इंडेक्स इसका काम काज है। अब इंडेक्स इसका काम काज है, तो देखो रेंज तो मेरे पास दोनों है ना। टी वन की बात करूँ तो मेरे पास वो जीरो से लेके कुछ उसकी लेंथ एल तक, मान लो एन मान लिया हमने, तो एन माइनस वन इंडेक्स तक जाएगा जो भी उसकी स्ट्रिंग इस तरह डिनोट होगी। टी टू की मान लूँ तो उसकी क्या होगी, जीरो से, चलो टी टू को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इस तरह, टी टू की जीरो से लेके एम माइनस वन इंडेक्स तक जाएगी। अब
मुझे इस रेंज पे काम करना है, तो दो रेंज पे भी जाने के अब दो तरीके हैं ना। अगर हर एक इंडेक्स में जाना है तो एक तो मैं रैंडमली जाऊँ, यहाँ पर जाऊँ, उसके बाद यहाँ से पूछा, फिर ऐसे कुछ पूछा, ऐसे ऐसे करके। और दूसरा कि अगर मैं किसी ऑर्डर में जाऊँ, तो ऑर्डर में जाऊँ मतलब या तो अगर लेफ्ट से जाऊँ या तो राइट से जाऊँ, इस तरह लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट, अब ये चीज़ दिमाग में क्यों आनी चाहिए कि अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो ये ले लो, क्योंकि जब हम ऑर्डर में जाते हैं तब हमें जो फॉर लूप लिखने का जो कन्वीनियंस होता है ना कि इंडेक्स पे हर एक बार चल रहे हैं, तो वो कन्वीनियंस आ जाती है रैंडमली चलने से पहले। तो एक चीज़ आ जानी चाहिए कि मैं चेक करता हूँ, मेरा फर्स्ट प्रीफरेंस होगा कि अगर लेफ्ट टू राइट जा सकता हूँ। तो देखो, अगर लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो क्या होता, तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो सबसे पहले उसको मिला होगा ए। अभी मान लो, लॉजिक तो बाद में देखेंगे, ये तो ऑब्जर्वेशन चल रही है कि अब इंडेक्स में चलेंगे कैसे। उसके बाद आया होगा, उसको बीच में सी मिला होगा और फिर उसको मिला होगा ई, और ऐसे करके आंसर खत्म हो गया होगा। तो इससे पता चला होगा कि लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊँ तो ऐसा आएगा। सिमिलरली उस टाइम पे ये भी अपने आप में सोच लेना कि राइट टू लेफ्ट जाऊँ तो क्या होगा, उल्टा चल रहा हूँ, इस साइड से चल रहा हूँ, तो पहले मुझे आंसर में मिला होगा ई, उसके बाद मिला होगा सी, उसके बाद मिला होगा ए। या तो इस तरह मिला होगा, या तो आप इसको रिवर्स करवा लो, मतलब घुमा फिरा के मिला तो हमें ए सी ही होगा, ठीक है। तो इससे एक ऑब्जर्वेशन मिला कि राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो भी आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हुई। सबसे पहले हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल काम नहीं करेगा, तो उससे पता चला कि कुछ सब्सिक्वेंस मल्टीपल हो सकती है, तो हमने पता चला कि रिकर्जन ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद स्टेज अगर ओवरलैप करेंगे तो मतलब अगर वो रिकर्जन डीपी में जा रहा है नहीं जा रहा है वो देख लेते हैं। बट अब आगे क्या रिकर्जन किस बेस पे कुछ ऑब्जर्व किया हमने कि आंसर बनेगा वो हमारी इंडिविजुअल स्ट्रिंग के एलिमेंट्स ही बनेगा। और वहाँ से हमने ऐसा देखा कि हर एक एलिमेंट के पास फिर दो चॉइस थी, जैसे यहाँ देखा था ना, ये ए आया था आंसर में और ये T1 का बी नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ से पता चला हर एक के पास दो चॉइस है एलिमेंट के पास, तो वहाँ से पिक जाएगा, नॉट पिक जाएगा, ठीक है, या टेक नॉट टेक, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद हमने देखा कि चलो यहाँ तक पता चल गया, अब इंडेक्स में पर क्वेरी करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास तो इस तरह की रेंज होती है पूरी। तो इस तरह पे रेंज में हमने जस्ट एक डेमो इनका चला के देखा कि अगर मान लो मैं लेफ्ट टू राइट कुछ प्रोसेसिंग करता हूँ, लेफ्ट टू राइट करूंगा तो मुझे पहले ए मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर ई मिलेगा, ठीक है। वो क्या लॉजिक है वो बाद में, पर इस तरह मिलेगा। सिमिलरली अगर राइट टू लेफ्ट में प्रोसेसिंग करता हूँ तो जैसे ही मुझे ई मिला, फिर सी मिला, फिर ए मिला, इसका मतलब दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ दोनों। अब देखो, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, अगर मैं आपको फॉरवर्ड वे बताता हूँ जो 0 से n-1 अप्रोच करता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ऊपर देख लिया ना, यहाँ से पॉसिबल तो है। तो क्या होगा, वो मोस्टली स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट होते हैं और जो भी हमारे जो ट्यूटोरियल्स या कहीं से भी आपने कुछ देखा होगा ब्लॉग से या आपके क्लास में कहीं से सीखा होगा, तो वहाँ बेसिकली वो प्रूफ चलते हैं हमारे पीछे से, जो n-1 से 0 जा रहा है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसका सॉल्यूशन। बट अगर प्लेलिस्ट आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस सॉल्यूशन को इसमें पोर्ट करना हो तो सिंपली कुछ बेस केसेस में चेंज होगा, और जो जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं वैसे उसमें प्लस उस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये वे कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ से अब हमने मन बना लिया है कि यहाँ से हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब चलो, अब एक आध कुछ रेफरेंस लेके देखते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे कि T1 क्या था हमारा, था ABCDE, और T2 था हमारा ACE। तो मैं इसको थोड़ा ACE को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, AFCE ऐसा मॉडिफाई किया है जस्ट इसको थोड़ा वरना क्या T2 पूरी स्ट्रिंग अगर ACE है ना तो हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन मिले नहीं। तो चलो, जैसे मैंने कहा कि अब हम इंडेक्स इस पर जाएंगे, तो ये जैसे आप थोड़ा कुछ प्ले अराउंड करोगे ना सोचते टाइम, तो अब आप देखोगे कि मान लो मैंने जब कहा मैं पीछे से चलूंगा इस तरह, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग में यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि ये कैरेक्टर दोनों मैच हो गए, ठीक है। तो पहला केस तो ये था कि कैरेक्टर मैच हुए, केस वन। तो कुछ करेंगे हम आगे। केस टू क्या हो सकता है, जैसे यहाँ ई था, अगर मान लेते या ई नहीं होता, या मान लो इस तरह आगे स्ट्रिंग होती ई होता और यहाँ मान लो कुछ जी होता, ठीक है। तो ये हमारा आया केस टू में, यहाँ पर आया केस टू में। मान लो यही स्ट्रिंग होती, आगे इस तरह कुछ है और ये ई जी होता, तो कैरेक्टर्स डोंट मैच, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, या तो कैरेक्टर्स मैच होंगे या तो नहीं होंगे। अब आगे क्या करना है हमें देखना है। तो अगर अब मान लो ये मैं इस तरह का इंस्टेंस बता रहा हूँ कि कोई ऑर्गेनिकली सॉल्व कर रहा है, उसको ऑलरेडी उसके कॉलेज में नैपसेक पढ़ा है, ठीक है, और अब उसके प्रोफेसर एलसीएस का लेक्चर लेने जाने वाले हैं, बट उन्होंने वैसा कहा है कि आपको जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है नैपसेक का, ठीक है, उसके बेस पे आप ये क्वेश्चन दिया है, अब आप इसको 1 घंटा सॉल्व करो, ठीक है। 1 घंटा सॉल्व करने के बाद जो आप सॉल्यूशन पे अगर आप आते हो तो वेल एंड गुड, वरना फिर अब वो एलसीएस उनको सिखाएंगे। तो मैं उस इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ वो स्टूडेंट ये ऑब्जर्वेशन तो कर लेगा कि भाई या तो एक केस में कैरेक्टर मैच हो सकती है और दूसरे में कैरेक्टर मैच नहीं हो सकते, ठीक है। इतने में तो हमने कुछ लॉजिक ऐसा कुछ खतरनाक देखा ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो कैरेक्टर मैच हुआ, इसका मतलब मुझे ये पता है कैरेक्टर मैच हुआ मतलब ये इसको मैंने ले लिया स्ट्रिंग में, मतलब जो मेरा आंसर में, ठीक है, इसका मतलब इसको ले लिया। तो एक इसकी एंट्री आ गई, इसको ले लिया मतलब आंसर में, तो ये इसकी एंट्री आ गई, और आगे अब क्या, अब हमारा सर्च स्पेस कम हो गया, यहाँ पर इतना हो गया। बेसिकली मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हमें पता है कैरेक्टर मैच हो गया, तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि वो मैच हो गया, मान लो मैंने ई ले लिया, बट क्योंकि मेरे को काउंटिंग करानी है तो मैंने ई की जगह 1+ करके भेज दिया। 1+ करके मैंने उसे बोल दिया कि अब तेरी सर्च स्पेस ये हो गई रेड वाली, तो अब तू जा, और ये जो रेड वाली है ना, अब इसका इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग देखेंगे, बट अभी लॉजिक समझ लो क्या है। तो रेड वाली में दोनों में ये अपडेटेड जो तेरी रेंज है ना उसमें जाके तू कोई भी फंक्शन में जाके सॉल्व करवा के ले गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता, दूसरा तरीका सोचो। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताऊंगा जहाँ थोड़ा डाइवर्जेंस हो जाएगा कि स्टैंडर्ड वे, स्टैंडर्ड क्रिएटर या कुछ किसी ने बताया है उसमें, और जो नॉर्मली जो लोग ध्यान नहीं देते वो कहाँ गलती होती है, देखो।
दूसरा तरीका ये था कि भाई ये मैच नहीं हुआ, ठीक है, जैसे ई और जी मैच नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब एक बात समझो, जब हम इसको सॉल्व करने बैठे तब हमारी रेंज क्या थी, हमारी जीरो से यहाँ कुछ लास्ट n-1 जो t1 की लेके बैठे थे हम, और t2 की लेके थे हम जीरो से लेके कुछ m-1, ठीक है, ऐसा कुछ रेंज में बैठे थे। तो अब दूसरी एनालॉजी में एक बात समझो कि अगर कैरेक्टर मैच नहीं हुआ है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, समझो। तो इतना तो पता है कि इतनी बड़ी रेंज है, तो मेरे को अगर इसको सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं इसका जो जितने भी आगे फर्दर इटरेशन जाएंगे वहाँ इस तरह ट्रायंगल कुछ बनना चाहिए, जैसे कि पहले मैं इतनी लेके चला था, अब इतनी, उसके बाद लास्ट में जाके कुछ छोटी सी रेंज बची है तो आंसर आ जाएगा, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको हम सॉल्व करने अगर जाएंगे तो बड़ी रेंज लेके चले थे इस तरह, उसके बाद आगे रेंज क्या होगी, छोटी 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 होगी, तभी तो हम लोग कन्वर्स कर पाएंगे। अगर कन्वर्ज ही नहीं कर रहे तो ये अब तो फिर सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे कैसे, मतलब बेस केस तक। तो इतना हिंट आया, इसका मतलब हमें रेंज कम करनी है दोनों साइड से, इतना पता चला। तो यहाँ से अब आया होगा उसको स्किप करने का कंटेक्स्ट, ठीक है। अब स्किप करना है तो दो ऑप्शन है, एक पॉइंटर यहाँ पे एक पॉइंटर यहाँ पे, तो किस किसको स्किप करें। तो जो जो डीपी क्या बोलता है बेसिकली, हम तो रिकर्जन कर रहे हैं ना, तो वो स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा उस टाइम पे कि उसके पास जो जो ऑप्शन है वो करके देख लो। तो पहला ऑप्शन तो ऐसा है कि जो हम यहाँ खड़े इस इंडेक्स पर, इसको बोल स्किप कर। तो यहाँ पर स्किप करने वाला पहला केस हो जाएगा ऐसा कि अब T1 को हम बोल रहे हैं कि भाई तू जीरो से लेके n-2 तक चला जा। मतलब मैंने उसको बोला है कि n-1 हमने स्किप किया, और उस टाइम T2 क्या था, जीरो से लेके m-1, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है क्या किया। और स्किप का केस टू क्या होगा, जो दूसरा तरीका जो स्टूडेंट ने सोचा होगा कि T1 को तो बोलो तू एज इट इज ही रहे कि जीरो से लेके n-1 तक ही रहे, बट अब T2 को बोल दो कि यहाँ मैंने जीरो से लेके तुझे m-1 वाला जो था ना उसको स्किप करा दिया, तो अब तू m-2 पर चला गया। बेसिकली यहाँ हमने क्या किया, एक एक कैरेक्टर स्किप कराया। फर्स्ट वाले में क्या था, यहाँ पर कुछ n-2 रहा, n-1 रहा होगा, इसको स्किप कराया, ठीक है। तो अब मेरी अपडेटेड रेंज ये हुई, तो एटलीस्ट ये पहले से तो कम हुई ना, एटलीस्ट ये जो एक स्किप कराया तो कम हुई ना। तो इसका मतलब हम जो ये बड़ा बेस रेंज लेके चल रहे थे, तो हम नेक्स्ट रेंज इससे कम होगी, तो ये देखो धीरे धीरे कन्वर्ज होगी, तो ये हम डायरेक्शन तो एटलीस्ट सही पकड़ रहे हैं ना। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या था, दूसरा पॉसिबल ऐसा था ऑप्शन कि भाई मैं T1 को तो एज इट इज रखूँ, बट ये T2 में कुछ पहले m-1 पे था तो इसको स्किप कराया, तो इसकी रेंज कम करी। तो बेसिकली इसमें भी हम वही दूसरे केस में भी बोल रहे हैं कि हम बड़ी रेंज लेके चले थे, अब हम कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन आगे जाके सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन आए होंगे उसको, तो उसका मतलब उसको तीन ये मिली होगी चीज़ें। अब फिर से कंटेक्स्ट समझ लो, क्या था कि एलसीएस का उसके प्रोफेसर ने उसे कहा है कि अब हम लोग एलसीएस पढ़ने वाले हैं, बट आपका जो भी प्रीवियस नॉलेज है नेपसेक का उसको यूज़ करके आप ट्राई करो उसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर मैच हुए, उसका मतलब हमको एक मिल गया आंसर में। उसके बाद हम लोग उसको बोल देंगे आगे कि फंक्शन कॉल कर जो भी तेरा सॉल्यूशन है, उसको बोला अब ये अपडेटेड रेंज है। बेसिकली हमने इसको ले लिया इस कैरेक्टर को। तो अब ध्यान से देखो, जो हम लेके चले थे उससे तो ये कम है, क्योंकि हम इनिशियली तो लेके चले थे ABCD, बट अब नेक्स्ट कॉल जा रहा है ABCD को, जो भी हम लॉजिक लगाएंगे। सिमिलरली ये T2 में पहले जो आया था वो था AFC, बट अब कॉल जा रहा है AFC को, ठीक है। तो हम यहाँ टूवर्ड्स द कन्वर्जेंस जा रहे हैं, मतलब लास्ट में ऐसा होगा कि कम होते होते होगे कुछ कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर मैच हुआ। दूसरा, अगर कैरेक्टर नहीं मैच होता, मतलब हम यहाँ है कि एक ही था एक जीता, तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो सोचेगा भाई अब मुझे इतना तो पता है कि मैं इतना बड़ा अगर रेंज लेके चला हूँ तो मुझे कन्वर्जेंस की तरफ जाना है, मतलब कुछ ना कुछ रेंज को नेक्स्ट फंक्शन कॉल में स्किप करवाना है, कुछ कम करवाना है, तभी जाके मैं कन्वर्स कर पाऊंगा। तो उसने सोचा होगा कि जब स्किप कराना है और मैं दो पॉइंटर्स लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, एक T1 के एंड में होगा, एक T2 के एंड में होगा, तो क्या क्या ऑप्शन है, एक T1 का स्किप करा दो, T1 का स्किप कराओ तो नई जो रेंज कॉल जाएगी वो क्या जाएगी, जीरो से लेके n-2, क्योंकि ये कैरेक्टर स्किप कराया है, और उस टाइम पे ये T2 तो एज इट इज रहेगा। दूसरा क्या ऑप्शन था कि भाई T1 तो एज इट इज रहेगा, T2 का ये m-1 वाला स्किप करा दो, तो उसमें अपडेटेड रेंज ये गई, ये ऑप्शन था। अब रिकर्सिव वे क्या बोलता है, वो स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा होगा कि हमने जब नैपसेक पढ़ा था तब नैपसेक में भी यही कर रहे थे। अगर मेरी करंट बैग की कैपेसिटी 10 है, उस टाइम मेरे पास ये आइटम है जिस इंडेक्स में मैं आया हूँ, जिसका वेट मान लो 8 है और वैल्यू मान लो 50 है, तो उस टाइम में क्या क्या करता था, जो जो चीज़ें ट्राई कर सकता था। तो एक तो अगर मैं इसको ले सकता हूँ, हाँ क्यों ले सकता हूँ, 8 की इसकी वेट है और मेरे कैपेसिटी 10 है, मतलब उससे कम है, तो इसका मतलब मैं ले सकता हूँ। तो मैंने ले लिया, कुछ यहाँ ऐड कर दिया। और दूसरा कि भले मैं इसको ले सकता हूँ, भले इसका वेट 8 है और मेरी बैग की कैपेसिटी 10 है, बट मैं क्यों कर, मैं लूँ, मेरी इच्छा, मुझे नहीं लेना, मुझे कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है, वही तो हम बेसिकली ट्राई आउट कर रहे हैं ना सारी चीज़ें। तो भले मैं ले सकता था पर फिर भी मेरी इच्छा, मुझे नहीं लेना, क्योंकि ये चीज़ डीपी रिकर्जन गारंटी कर रहा है ना आगे कि मैं सारा कुछ ट्राई आउट कर दूंगा, और ये जो दो तरीके उसमें से मैं मैक्स ला के दे दूंगा तुम्हारा, टेक और नॉट टेक वाला, ठीक है। तो ये नैपसेक का नॉलेज वो स्टूडेंट यहाँ यूज़ करेगा। वो ऐसा बोलेगा मेरे पास ये ऑप्शन 1 है, ये हमारा स्किप का ऑप्शन 2 है और स्किप का ऑप्शन 3 है। तो अगर मान लो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाऊँ नैपसेक का, कि मैं ले सकता था आइटम, तो टेक वाला वे में लिया उसको, और अगर ले सकता था फिर भी मान लो नहीं लिया, अगर ये 8 वेट है और कैपेसिटी 10 है फिर भी मान लो नहीं लिया, मेरी इच्छा, क्योंकि मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा ना कि इसको जस्ट ले लूँ, ठीक है। तो नैपसेक का टेक नॉट टेक ये था। तो अब वही स्टूडेंट ही सोचेगा कि जो जो ऑप्शन उसके पास है, ये 1 2 3 मैच हुआ तो ये ले लो 1, अगर मैच नहीं हुआ, मुझे चलो ई मैच इस तरह दिख रहा है बट मुझे नहीं कराना जबरदस्ती, मुझे इस ई को इससे मैच नहीं कराना, तो फिर मैं स्किप की तरफ चला जाऊंगा, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3। तो जो मेरे पास इन तीनों का मैक्स ले लो, ये 1 2 और 3, तो ये आ गया आपका नेपसेक वाला नॉलेज, आपने बेसिकली यहाँ लगाया है। मतलब ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, नेपसेक में आप वही करते थे ना कि वैल्यू अगर उसकी 50 थी और वेट 8 था और कैपेसिटी 10 थी, तो अगर आप ले सकते हो तो ले तो मैं सकता हूँ, उसकी वेट 8 है और कैपेसिटी 10 है, ठीक है। तो ले सकता था और उसको ले लिया, टेक करके आगे जाने दिया, बट
मान लो मैं ले सकता हूँ 8 है, पर फिर भी मुझे नहीं लेना क्योंकि मुझे सारी चीज़ें ट्राई आउट करनी है। तो ये हम बेसिकली इसमें वही ट्रांसलेट करवा रहे हैं ना कि मैच हो गया तो ठीक है 1 ले लिया, बट मैच हो गया तो भी मेरी इच्छा, मुझे इससे मैच नहीं कराना, तो क्या, तो फिर स्कीप में चले जाओ। तो ये हो गया आपका उस स्टूडेंट का माइंडसेट जहाँ वो नेपसेक वाला नॉलेज लगा रहा है। तो अब यहाँ देखो गलती कहाँ होती है और आगे इंटरव्यूअर कहाँ पकड़ सकता है आपको, समझो। अब जनरली जो आप जहाँ से पढ़ते हो, किसी क्रिएटर का वीडियो देखा, कहीं से देखा, तो जनरली ये एलसीएस वाले में क्या होता है, वो आपको इस तरह आपको बता देंगे कि अगर ये मैच हो गया ए ऑफ आई और आपका जो बी ऑफ जे, मतलब आई जे पॉइंटर से स्ट्रिंग पे और ए और बी स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ से क्या कराते हो, आप रिटर्न करवा देते हो कि इस कैरेक्टर को मैंने ले लिया और अब फंक्शन में अपडेटेड बोल दो कि अब मैं i-1 और j-1 पे जाके प्रोसेस करो। अगर ये मैच नहीं हुआ तो फिर रिटर्न कर दो आप स्किप वाला। रिटर्न कर दो स्किप वाला, मतलब एक तो मैक्स ऑफ फंक्शन कॉल ले लिया कि अगर आई को स्किप कराया तो i-1 जे गया यहाँ पर, या तो दूसरा जे को स्किप कराया मैंने, जे वाले कैरेक्टर को, तो ये गया। तो यहाँ देखो वो आपने ना अगर इस तरह लिख दिया यहाँ पर कि अगर ये मैच हो गया तो आप बाउंड कर रहे हो कि यहाँ से रिटर्न करो कि मैच हो गया, तो आप क्या बोल रहे हो, मेरे पास बेस्ट पॉसिबल आंसर है ना, मैं आगे इसको स्किप करवाऊंगा ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे ले लो और आगे फंक्शन कॉल जाओ दो। अब आप बेसिकली नेपसेक में क्या करते हो, नेपसेक में आप इसका वो करते हो कि अगर आपका करंट आइटम का जो वेट है, करंट इंडेक्स या वेट मान लो, वेट ऑफ करंट इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू आपका डब्ल्यू है, तो आप क्या करते हो, टेक इक्वल टू उसका जो वैल्यू मिला आपको, ठीक है, अब प्लस फंक्शन ऑफ, इसको ले लिया आपने, मान लो ये बाउंडेड है, मतलब आप एक इंडेक्स को मैक्सिमम एक बार ले सकते हो, आप इंडेक्स -1 गए और वेट क्या था, अब अपडेटेड वेट हो गया जो भी तेरा इसका वेट ऑफ इंडेक्स था, एक ये गया। और दूसरा आपका, ये दूसरा तो बेसिकली चलता है नॉट टेक वाला केस। नॉट टेक वाला क्या होता है कि आपने इसको कंसिडर नहीं किया, तो इंडेक्स -1 पे गए और यहाँ वेट भेज दिया। अब देखो यहाँ ध्यान से डिफरेंस समझो, मैं आपको डिफरेंस समझना चाहता हूँ। रिटर्न क्या करते हो आप, मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक करते हो। देखो यहाँ बेसिकली आप यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहे हो कि अगर मैं ले सकता हूँ तो ले लो, आप ऐसा नहीं करवा रहे हो, जबकि आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आप बोल रहे हो अगर मैच हो गए तो यहाँ से ही रिटर्न कर दो। तो मोस्ट ऑफ जो वीडियोस होते हैं ना वो इस तरह बताते हैं। अब देखो, अब इसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको पता होना चाहिए, वरना इंटरव्यूअर देखो आपको कहाँ पकड़ेगा। इंटरव्यूअर ने स्टार्ट किया कि एलसीएस बता, तो आपने बताई, आपने उसको बता दिया कि भाई ये इफ वाला है, जो मैच हो गया तो मैंने पक्का ले लिया और यहाँ से भेज दिया, और नहीं मैच हुआ तो मैं स्किप कराऊंगा, स्किप ऑप्शन 1 या स्किप ऑप्शन 2। फिर आपको बोलेगा ठीक है, एक काम कर, नेपसेप का आपका खाली लॉजिक लीड, तो आपने नेपसेप का लॉजिक लिखा कि भाई ये मेन लॉजिक कि अगर वेट करंट कैपेसिटी से अगर कम है तो मैं उसको ले रहा हूँ, मतलब ये कुछ आया होगा। और मेरी इच्छा, अगर वो मैं ले सकता हूँ फिर भी मेरी इच्छा, मुझे नहीं लेना जबरदस्ती, कोई मुझे फोर्स थोड़ी कर रहा है, तो मैंने नॉट टेक लिया। और यहाँ से आप बोल रहे हो कि जो भी जितने भी तरीके आपके पास टेक और नॉट टेक मैक्स रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो अब इंटरव्यूअर वही बोलेगा कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा ना, तूने क्या बोला कि तू मैच हो रहा है तो तूने ले लिया तो इसको ऑप्शन 1 कंसीडर गिन ले, और इस कीप वालों को ऑप्शन 2 गिन ले, और यहाँ से रिटर्न कराए बिना यहाँ करा ना रिटर्न, जो तू के ऑप्शन 1 तेरा, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3, यहाँ तो जबरदस्ती रिटर्न क्यों करा रहा है, मतलब इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कोई प्रूफ है या कोई थियरम है, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो तुझे ऑलरेडी पता है, तभी तो तू बोल रहा है ना कि यहाँ से मैच हो गया तो रिटर्न कर दो। बेसिकली नेपसेक की वे में बोलूँ तो उसमें यह ट्रांसलेट क्या होगा कि अगर मैं वेट को ले सकता हूँ तो पक्का यहाँ से रिटर्न करा दो, आप ऐसा ही बोल रहे हो ना उसमें। तो अब मान लो उसने पूछा आपको और यहाँ से आपको इसका लॉजिक नहीं पता है, यहाँ से मान लो आप थोड़ा थोड़ा ऊपर सरफेस लेवल का पढ़ के गए हो, तो आपका इतना मतलब फिर अब यहाँ से डिपेंड नहीं करता कि आपने मतलब किस किस लेवल के क्वेश्चन लगाए, समझो, क्योंकि आप एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में ही मतलब आपने उस डेप्थ तक गए ही नहीं। अब यहाँ से फर्क नहीं पड़ता, बाइनरी लिफ्टिंग आपको आती है, आपको सेगमेंट्री आता है, आपने 10 तरह के एल्गोरिदम, स्वीप लाइन ये पढ़े वो पढ़े, मतलब समझो, ये उसने आपको अपने ही जो बोलते हैं ना क्वेश्चन में फंसा दिया। वो बोलेगा नैपसेक में तेरा ये लॉजिक चलता है और तेरा एलसीएस में ये लॉजिक चलता है, अब तू ऐसा बोल रहा है जो भी ऑप्शन है दे लो, तो नैपसेक में तूने सब ट्राई आउट करने के बाद रिटर्न किया, यहाँ तू एलसीएस में बोल रहा है कि ये बेस्ड ऑन कंडीशन, पर इसका आप तुझे डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तुझे पता नहीं है क्या है, ठीक है आपको। तो अब देखो यहाँ से, अब देखो क्या अंडरस्टैंडिंग जाती है। अब अब वो जो मैं आपको इंस्टेंस लेके गया था ना, वो स्टार्टिंग में इसीलिए लेके गया था, ठीक है। कोड तो हम देख लेंगे, अंडरस्टैंडिंग समझो। इंस्टेंट ये था कि भाई वो जो स्टूडेंट थे उनको आप सर एलसीएस का लेक्चर पढ़ाने वाले थे, तब तक उन्हें सिर्फ नेपसेप का नॉलेज पता था, और एलसीएस का लेक्चर पढ़ाने से पहले सर ने बोला था कि आपको 1 घंटा दिया है, आपको जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वहाँ से कर लो। तो वो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज से यहाँ इस तरह लगाते कि वो यहाँ रिटर्न करे बिना इसको ऑप्शन 1 गिन लेते और इसको ऑप्शन 2 और इसको ऑप्शन 3, और यहाँ से अगर रिटर्न कराते ना कि मैक्स ऑफ ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 1, तो भी वो लीड कोड पे चलाओ चलेगा, हम देख लेंगे क्या है। बट उस टाइम पे ये उनका ऑब्जर्वेशन होता। यहाँ जब हम जबरदस्ती रिटर्न करें, इसका मतलब उनके सर ने यहाँ पर एलसीएस के लेक्चर में कुछ उनको समझाया होगा कि भाई आपके पास ये अगर मैच हो गया है ना, तो उस टाइम पे आपको ये स्किप 1 और स्किप 2 में जाना ही नहीं है, ये गारंटीड है, बाउंड है कि जो भी एलसीएस होगा ने बेस्ट सॉल्यूशन देगा। तो अब समझो, जिसके अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो ये हमको हमारे सर ने पढ़ाया था, सर का नाम है सुरेंद्र बसवाना। कौन है, आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड है। बहुत मतलब काफ़ी अच्छे सर है, काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है और बहुत पहुंची हुई चीज़ है। देखो इनके खाली स्टूडेंट्स देखो कैसे कैसे हैं, मतलब मैं 2 मिनट इनके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो जिसको पीएचडी सुपरवाइज करी है, देखो कहाँ है वो, गांधीनगर आईआईटी रुड़की दिल्ली में फैकल्टी है। ये कोई पोस्ट डॉक फेलो है यहाँ पर, मतलब इन्होंने जब हमें एलसीएस पढ़ाया तब मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने 4 लेक्चर लिए थे,
4 लेक्चर लिए और एक लेक्चर होता था 1.5 घंटे का। तो अब समझो इसका मतलब मोटा मोटा अगर मैं ऐसा कहूँ कि 6 घंटे इनको ऑलरेडी मान लेते 15-20 साल का एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद इन्होंने बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन इज नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज जब उनको अगर हमको पढ़ाने में 6 घंटे या मान लो 5 घंटे लग रहे हैं, तो यूट्यूब पे अगर कोई 5 घंटे का एलसीएस का वीडियो देखेगा, मतलब आप समझ रहे हो ये जो प्रूफ आते हैं कैसे। अब बेसिकली मेरे पास इनकी डिजिटल कॉपीज नोट्स की तो पॉसिबल है नहीं अभी, बट मैं उसका सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ। ये रहा हमारी कॉलेज के नितिन सक्सेना सर करके पढ़ाते हैं। तो मैं आपको जस्ट एक हिंट बताता हूँ, ये जो आपको बेसिकली अपने आप को डिफेंड कैसे करना है इंटरव्यूअर को, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ कि उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है चीज़ें ऑर्गेनिकली। तो एक बार ये दे देखते हैं, ये नोट्स कहाँ से, ये नितिन सर सक्सेना सर है, उनकी मेरे को अवेलेबल एक नोट्स मिली है। तो उन्होंने एलसीएस उनके क्लास में पढ़ाया होगा। अब यहाँ से देखो वो ले गए होंगे ऑब्जर्वेशन पर कि जब ये कैरेक्टर्स मैच हुए तब एलिमेंट पक्का लास्ट, और ये उसका प्रूफ है। तो देखो यहाँ से प्रूफ आया, तो आपको बेसिकली ये डिफेंड करना आना चाहिए इंटरव्यू में, वरना आप वो नेपसेक और उसके एलसीएस वाली चीज़ में अपनी ही बातों में फंस जाओगे ऐसा, और आपके पास डिफेंड करने का खुद को टाइम ही नहीं होगा। फिर देखो यहाँ इन्होंने ऑब्जर्वेशन बताया, तो ये हमारी आईआईटी कानपुर की नोट्स है। सिमिलरली मुझे एक नोट्स मिली थी आईआईटी खड़गपुर की। तो देखो 13 पेज की नोट है, उसमें यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन क्या इन्होंने बताया, यहाँ से कुछ उन्होंने प्रूफ बताया। उसके बाद ये यहाँ पर पहला केस था, जैसे मैंने बोला ना, अगर मैच हो रहा है तो इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई। अब सोचो जो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज है, एटलीस्ट अगर कोई इसको ऑर्गेनिकली देखेगा तो 20-25 मिनट तो उसको समझने में लग जाएगा बोल क्या रहे हैं। तो ये आप अगर किसी क्रिएटर या कहीं से देखा और उसने नहीं समझाया, तो वो फिर मतलब आप वो फजीनेस ला रहे हो आप, कि आपको अपनी चीज़ों से ही कॉन्ट्रेडी। एक जगह तो नेपसेक में आपने ऐसा सोच लिया कि हाँ भाई मैं सारी चीज़ें देखूंगा, अगर मैं वेट ले सकता हूँ वो तो मैं टेक करूंगा, और मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा तो नॉट टेक करूंगा। बट एलसीएस में आपको पता नहीं है कि मैच हो गए तो बस आपने बोला मैं वहाँ से 1+ रिटर्न करके चला जाऊंगा, और उसका आगे का लॉजिक नहीं पता है। सिमिलरली मुझे इसका ही सब्स्टिट्यूट मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड है, उसका इसका लेक्चर है। पीडीएफ की देखो लेंथ 8 पेजेस है। तो अब समझो ये यहाँ से चालू हो रहा है और ये डीपी फॉर्मुलेशन में जा रहा है, और यहाँ इसका केस होगा। देखो लास्ट कैरेक्टर मैच। अब सोचो ये कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज कितना है, ये आपको पढ़ने में मतलब सोच रहे हो ना आप, टाइम लगता है तब जाके वो इंट्यूशन बनती है, ऐसा नहीं हो हाँ हमेशा आ गई। तो आपको डिफेंड, अभी ये चीज़ बेस वीडियो नहीं है, बताना हो तो मैं बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप टाइम स्पेंड करो, चैट जीपीटी क्लॉड किसी से भी थोड़ा लेके बैठो, पूछो, अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी आपको कि भाई ये नॉर्मल एलसीएस वाले कॉन्सेप्ट में भी इंटरव्यूअर का आपको अगर सही में ट्रबल करना हो तो कैसे कर सकता है। अब एक बात समझो, मैं रफ डायरेक्शन दे रहा हूँ आपको कि दोनों में चेंज कहाँ है। देखो नेपसेक वाले में जब हम करते थे ना, तब वो हमारा रियल कैपेसिटी कम होता था कि जब आप वेट ले सकते हो। बट अब वहाँ क्या हो रहा है, नेक्स्ट फंक्शन कॉल में आपने अगर ले लिया तो उसकी सही में वेट कम होकर जा रहा है। बट एलसीएस में ऐसा कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं हो रहा। एलसीएस में क्या है, अगर ले लिया तो आपको फ्री का माल मिल रहा है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऐसा, आप बेसिकली मैं इनकी लिंक्स डाल दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर टाइम स्पेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, कोई आप टेम्पलेट दिमाग में डाल रहे हो नॉलेज इस तरह, तो उसका पूरा मतलब बेस लेवल तक जाकर आपको पता होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर अगर पूछे कि भाई चल बता ये तूने यहाँ से रिटर्न क्यों किया, यहाँ से तो ऐसा गारंटीड कैसे है कि बोल रहा है कि अगर मैच हो रहा है तो यहाँ से भेज दिया। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको है और अपने उसको बोलना चालू किया, तो उसको पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्शन सही है, तो फिर वो स्टॉप कर देगा, बोले ठीक है वो क्वेश्चन बदल देगा। बट यहाँ फंस गए तो गए आप। फिर यहाँ से मैटर नहीं करता सेगमेंट्री वाले क्वेश्चन कर रहे हैं आपने, क्योंकि फिर आप समझो ना, आप यहीं से ही फजीनेस डाल रहे हो। अब ऐसे मान लो 100-150 क्वेश्चन में फजीनेस डाली, तो आप फिर वहाँ वो टॉपिक भी आपने ऐसे ही हाई चांसेस है कि फजीनेस से किया होगा, समझ रहे हो। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ मैं ये बात कर रहा था, देखो ये 3 रिसोर्सेज है, मतलब जो चीज़ 3-4 घंटे में, मतलब एलसीएस में एक्सपर्टीज के साथ अगर कोई प्रोफेसर पढ़ा रहे, तो वही चीज़ आपको बेसिकली उतना टाइम देना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो अब मैं ये चीज़ आपको छोटी सी आपको छोड़ता हूँ वहाँ पे, किसी भी एआई बॉट को लेके बैठो, वहाँ उसको क्वेश्चन पूछना चालू करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये क्यों हम करवा रहे हैं। और चलो अब ये हो गया, आई होप आप ये करोगे और आपको पता चलेगा प्रूफ है क्यों, अगर हमारा एलसीएस अगर मैच हो रहा है, तो मतलब कैरेक्टर मैच हो रहा है, तो क्यों वहाँ से हम रिटर्न करवा रहे हैं, ऐसा कौन सा प्रूफ है। बेसिकली सक्सेना सर की ये नोट्स में से देख लो कि इन्होंने कहाँ गया अ, उम, 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 अ, हाँ ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन था और ये उसका प्रूफ है कि अगर मैच हुआ तो पक्का वहां से रिटर्न कर दो। बेसिकली वही बोल रहे हैं कि नाउ अटेम्प्ट, ऐसा कि दोनों में पक्का उसको ले लो, ये कैरेक्टर को ले लिया उन्होंने, बेसिकली ए एन और बी एन उस टाइम सेम होगा, तो इससे डिड्यूस ये हुआ। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन ये आया कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो चलो ये ऑर्गेनिक केस है कि आप किसी को भी स्किप कर सकते हैं, ये तो आ जाएगा, बट आपको पता ये होना चाहिए कि 1+ करके क्यों भेज रहे हो इस तरह, ठीक है, वरना नेपसेक वाले और उसमें फंस जाओगे तो खुद के ही मतलब कंट्रडिक्शन में बात कर लोगे और वहीं आपका खत्म, ठीक है। और अब क्वेश्चन एक जनरिक आ सकता है कि अगर ऐसी सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछते हैं तो क्यों लिंक्डइन पे इस तरह मिलता नहीं है। बट एक बात समझो, कोई लिंक्डइन पे ऐसी पोस्ट ही डालेगा ना जो ग्लोरीफाई हो, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी का HD2 का लेवल का इंटरव्यू चल रहा है, तो ऐसा बोल सकता है आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस XYZ के ऐसी कोई कंपनी में HD2 या 3 का इंटरव्यू था, बट उससे मान लो मॉरिस ट्रावर्जल नहीं आता था, या हैवी लाइट डिकम्पोजिशन नहीं आता था, डीपी ऑन ट्रीज में बाइनरी लिफ्टिंग उसको नहीं आता था, तो ये नहीं आता था उस चक्कर में उसका स्किप हुआ, तो वो ग्लोरीफाई दे रहा है उसको। बट अगर कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा लिंक्डइन पे जाके कि उसने किया तो सब कुछ अच्छा अच्छा था, स्वीप लाइन एल्गोरिदम वैसा सब सेगमेंटरी पढ़ के गया था, बट खुद को उसको एलसीएस का कोड और नेपसेक का पूछा, वहाँ फंस गया और वहाँ नहीं आया। समझे, ये सब चीज़ें रेडिट पे मिलती है, अगर ढूंढना हो तो आप सिंपली कुछ चीज़ें सर्च करना आप रेडिट पोर्टल पे,
रेडिट पोर्टल पे कुछ कीवर्ड सर्च कर लेना, तो ऐसी जो रियल स्टोरी होगी वहाँ लोग इसलिए शेयर करते हैं, वहाँ उनका मतलब आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। कुकड डीएस ऐसा कुछ सर्च कर लेना, या तो कोई मतलब इसके साथ कोई शीट सर्च कर लेना ऐसा कुछ, या तो फिर इसको इस वर्ड को ऑटो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये मैं लिख नहीं पाऊंगा। ये डीएस ऐसा सर्च कर लेना, या तो ये शीट सर्च कर लेना ऐसा कुछ, या तो कोई डीएस है मतलब ऐसा कुछ सर्च करना, कुछ कीवर्ड्स। तो आपको रियली पता चलेगा। आगे वो लोग इस तरह बोलेंगे कि भाई ये 500 वाली कुछ भी मान लो सीट उन्होंने करी, बट अगर ग्रास रूट लेवल पे नहीं गए थे, इसलिए फिर वो कहीं ना कहीं इतने सारे मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे ना, जहाँ वो गाइडेड मिसाइल मार दी ना इंटरव्यूअर ने, तो गए वहाँ से। समझो, तो ऐसा सब करके आपको रियल इंसिडेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ आ गए। अब चलो हम हमारी इस चीज़ पे वापस आते हैं कि ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो अपने पीछे, ताकि आप मतलब जो चीज़ को जितना टाइम चाहिए होता है आपको पता चलेगा। एक कहावत है ना कि यू कांट हैव बेबी इन वन वन विद 9 वुमन्स प्रेग्नेंट, ऐसा मतलब समय चाहिए होता है। तो मैं मान के चलता हूँ आपने ये कंफर्म कर लिया, ये कैसे आ रहा है कि अगर ये मैच हुए तो गारंटीड है अब आपको स्किप 1 और स्किप 2 ना करे बिना इसी को ही लेके चलो, गारंटीड है। ठीक है, एक रफ आइडिया बता दे रहा हूँ कि मान लो ये ए था और यहाँ ए था। अब आप बोल रहे थे ना जैसे नैपसेक के जैसे कि मैं ले सकता हूँ पर मेरी इच्छा मुझे नहीं लेनी, तो आगे ऐसा होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि अगर इस ए को इस ए से मैं मैच नहीं करता, मान लो मैं बोलता है कि इस एक को तो मैं जबरदस्ती आगे कोई आने वाला है उससे उससे मैच करूंगा, तो उस केस में ऐसा भी चांस है ना कि यहाँ भी कोई ये होता, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप इन दोनों की पैर को डिस्टर्ब करके जबरदस्ती इन दोनों को बांध रहे हो। जबकि आप क्या कर सकते थे, जबकि आप ये कर सकते थे, आपने इसको ले लिया और ये आगे से ये दोनों आ जाता। तो ऐसा कुछ ही कॉन्सेप्ट है, और आप पे छोड़ रहा हूँ अच्छे से सर्च करना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इस तरह का अगर कोई आप मतलब कुछ भी क्वेश्चन में आप अजम्पशन कर रहे हो, तो आप है ना जो सामने वाले ने बोला वो, तो आप मतलब सोचो, बट अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ से इतना गारंटीड है क्यों बोल रहा है कि मैच हुआ तो ले लिया, जबकि उसने नेपसेक में तो ऐसा नहीं बोला था। नेपसेक में तो उसने ट्राई करवाया था कि टेक भी करेंगे, नॉट टेक भी करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका क्विकली अब एफ फंक्शन लिख लेते हैं। तो जैसे अब देखो ये वीडियो में आगे मैं आपको लेके जाऊंगा, आपका सीधा 1D ऑप्टिमाइजेशन तक लेके जाऊंगा, वहाँ कैसे पहुंचे वो भी ऑर्गेनिकली बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसका एफ फंक्शन लिखा है यहाँ पर, उसको बोला हम इंटीजर, ये इंडेक्स डिनोट कर रहा है बेसिकली आई, और इंटीजर ये इंडेक्स डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पहुंचे। अब जैसे हम उल्टा चल रहे थे, यहाँ से n-1 था, यहाँ से m-1। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका कि अगर ये मैच हो गया, ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ जे, ये मैच हो गया, तो मेरे पास ऑप्शन 1 क्या था, ऑप्शन 1 था ये मैच हो गया, मतलब दोनों में से एक ले लो, ये तोड़ लो। अब दोनों में से क्योंकि आपने एक तोड़ लिया इस पीस को n-1 m-1 का, तो अब आपका अपडेटेड ये सर्च स्पेस ही हो जाएगा। तो अब यहाँ से भेजो फंक्शन ऑफ i-1 j-1। ठीक है, और आगे पैरामीटर्स देख लेना। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 ऐसा होता है, नेपसेक की लेवल की बात करते हैं। चलो कि चलो ऑप्शन 2 क्या होता है, मान ले मैच हो गया पर फिर भी मुझे तो नहीं मैच करा रहा, मैं डीपी गारंटी कर ले रहा है कि मैं सारे वेज आइडेंटिफाई करके लाऊंगा, तो चलो करने दो। तो अब आप इसको नहीं मैच करा रहे हो, तो ऑप्शन 2 क्या है कि आई वाली स्ट्रिंग को एक इसको स्किप करा दो। तो आपने क्या बोला, ये i-1 पहुंच गया और ये जे पहुंचा, ये एज इट इज रहा। ठीक है, दूसरा वे क्या होता है ऑप्शन 3, आप उसको बोल रहे हो कि ये जे वाली स्ट्रिंग है ना, इसको स्किप करा दो, तो ये आई पे रहा और ये j-1 पे गया। ठीक है, बेसिकली ये कैरेक्टर स्किप करा है। अब यहाँ तक आपके पास जो ऑप्शन है, यहाँ उसका रिटर्न मैक्स कराओ कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ठीक है, इसका मैक्स कराओ रिटर्न। ठीक है, अब ये लीड कोड पे चला के देखेंगे, ये भी चलेगा, बट जैसे मैंने कहा कि ये वो स्टूडेंट ने करा होता बेस्ड ऑन नेपसेक नॉलेज, फिर उनके सर ने एलसीएस का उन्होंने पढ़ाया होता, फिर हर एक जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है उन्होंने बताया होगा कि भाई ये ऑब्जर्वेशन होता है और ये ऐसा कुछ होता है। आई होप अब तक आपने ये फाइंड आउट कर लिया होगा कि क्यों अगर मैच हो गया तो फिर हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से रिटर्न करा देते हैं। उसके बाद ये पता चला होगा कि भाई अगर मैच हो गया ना, तो ये आगे देखो ही मत, यहाँ से ही उसको लेके तुम चलो आगे। नहीं मैच हो रहा है तो नीचे आओ, नीचे आने के बाद अब क्या है, अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 बचा है, क्योंकि ऑप्शन 1 होता तो यहीं से रिटर्न हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ से ऐसा करो, तो ये उसका कुछ रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया ऐसा। अब इस तरह के रिकर्सिव सॉल्यूशन का हमने प्लेलिस्ट में देखा था आगे से कि इनका एक टेम्पलेट बनता है कि ब्रांचिंग फैक्टर उसकी पावर मैक्स डेप्थ कितना है। ठीक है, अब देखो ब्रांचिंग फैक्टर दिख रहा है एक फंक्शन कॉल कितने में टूट रहा है, तो अगर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से अगर एक फंक्शन कॉल 1 में टूट रहा है, या कभी कभी क्या है एक फंक्शन कॉल 2 में टूट रहा है, मतलब इसे हम सीधा सीधा कुछ इस तरह कहेंगे नहीं, तो मान लेते हैं कि वर्स्ट केस क्या है 2 में टूट रहा है इस तरह, तो ब्रांचिंग फैक्टर 2 हुआ। मैक्स डेप्थ कितनी हुई, मैक्स डेप्थ में कितनी हुई, देखो हर बार क्या हो रहा है, या तो इस इंडेक्स में एक स्किप हो रहा है या तो इस इंडेक्स में स्किप हो रहा है। बेसिकली आपकी स्ट्रिंग है दोनों जो भी है इस तरह, उसमें इतना गारंटीड है कि या तो ये आगे जाएगा या तो ये आगे जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक तो स्किप हो रहा है, तो मान लेते हैं जो मिनिमम वाली है, क्योंकि स्किप होते होते अगर खत्म होगी तो पहले छोटी वाली खत्म होगी ना, उसको मान लेते हैं हम कोई के, तो क्या होता है वो क्या होता है मैक्सिमम एक एक स्किप करके के तक जाता, टू की पावर के हुई। ठीक है, तो मतलब घुमा फिरा के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, एक्सपोनेंशियल हुई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम कोई वेरिएबल्स के अलावा और कुछ यूज़ नहीं करें, पर फंक्शन का स्टैक स्पेस जा रहा है। ठीक है, फंक्शन कॉल एक दूसरे को कॉल करेगा ना इस तरह, तो वो हमने देखा कितना जाएगा। अब मान लो हर एक बार क्या हो रहा है, किसी भी एक स्ट्रिंग में से एक एक इंडेक्स आगे आगे जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होगा, जो छोटी स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी जाएगी, तो वो मान लो उसको हम के बोल देते हैं, तो स्टैक स्पेस गया के। अब क्योंकि रिवीजन वीडियो बेस वीडियो नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारे सुरेंद्र सर ने अगर 4 लेक्चर लेके एलसीएस बताया है, तो उसका बेस वीडियो सिर्फ एलसीएस का 4.5 घंटे 5 घंटे का बनेगा, उतना बेस वीडियो
और वो तो उनकी एक्सपर्टाइज है, तब जाके उन्होंने इतना करा है। बेस वीडियो बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, ये रिवीजन का वीडियो और प्लेलिस्ट का एम ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको अज्यूम करता हूँ कि आपने अगर इसका रिकर्सिव ट्री बनाया होगा जो फंक्शन कॉल का, तो आपको बहुत सारे स्टेट है ना ओवरलैपिंग मिले होंगे, तो वहाँ से पता होगा कि हम मेमोइज कर सकते हैं। मेमोइज करने का क्या हमारा एक ट्रिक रहती थी, जो पैरामीटर से कौन से चेंजिंग हो रहे हैं, देखो तो पैरामीटर आई चेंज हो रहा है, जे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आई कहाँ तक जा रहा है, तो हमें पता है आई कहाँ तक जा रहा है, n-1 से 0 तक जाएगा। जे कहाँ तक जाएगा हमारा, m-1 से 0। तो अगर इतने इतने जितने ये जा सकता है उतने को सबको मैं अगर एक ग्रिड ले लूँ या कोई स्पेस ले लूँ डीपी की, उसमें स्टोर करा दूँ, तो फायदा क्या, फायदा एक बार वो यहाँ से कैलकुलेट हुआ, यहाँ से करने से पहले मैंने डीपी ऑफ कुछ समथिंग समथिंग भेजने से पहले देखा, तो जब दूसरी बार अगर वो आएगा ना, तो यहाँ इफ कंडीशन जो होती है ना हमारी स्टैंडर्ड, डीपी ऑफ समथिंग आई जे नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न कर दो सीधा डीपी ऑफ आई जे, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। मतलब एक स्टेट जो यूनिकली एक ही बार कैलकुलेट होगा यहाँ पर या यहाँ पर, दूसरी बार आएगा तो गारंटीड इफ कंडीशन में से रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमने 2D डीपी ले ली इतनी साइज़ की, n×m मोटा मोटा बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे अब ये हमारा हो गया हमारा मेमोइज सॉल्यूशन। यहाँ बेसिकली डीपी भेज देंगे, यहाँ पे भी डीपी भेज देंगे, और रिटर्न होने से पहले यहाँ हमने सेव करा दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे भी सेव करा देंगे डीपी ऑफ समथिंग में, ठीक है। तो अब मैक्सिमम कितने यूनिक कॉल जा सकते हैं कि हर एक स्टेट, तो डीपी में स्टेट कितने n×m, तो n×m का हमारा ये इतने स्टेट हुए तो इतने कॉल जा सकते हैं मैक्सिमम। उसके साथ हमारा फंक्शन का स्टैक स्पेस जा रहा है, स्टैक स्पेस हमने देखा के का, बट इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हुई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, डीपी ले रहे हैं n×m की, और उसके साथ हमारा स्टैक स्पेस भी जा रहा है इसका, बट क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसको स्किप करेंगे। तो यही वही हमारी जो मेमोइज वाला सॉल्यूशन है उसका। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन अगर चेक करेंगे आगे क्या है, टेबुलेशन आगे चेक करेंगे, बट अब यहाँ से मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो मैंने कहा ना कि तीनों ऑप्शन का जो मैक्सिमम कर लो, वो वाला भी सबमिट करके बताऊंगा। और उसके बाद जैसे किसी प्रोफेसर ने या बताया होता कि अब ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये कुछ प्रूफ बन रहा है ऐसा, तो उसके बाद दो हमारा स्टैंडर्ड वे है ना, जो रिटर्न जब मैच हुआ तो 1+ करके भेज दिया, क्यों हम नीचे नहीं गए वहाँ पर, तो वो वाला भी बताऊंगा। तो क्विकली इसका कोड देख लेते हैं। तो ये रहा इसका बॉयलर प्लेट गिवन है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस इंटीजर रिटर्न कर रहा है और दो स्ट्रिंग दी हुई है। तो क्विकली मैं इसको कह देता हूँ कि आप रिटर्न रिकर्जन से इसको सॉल्व करवा के लाओ, और दोनों स्ट्रिंग भेज देता हूँ यहाँ से। सिमिलरली वहाँ पर रेफरेंस से कैचअप कर लेंगे। इसका रिकर्जन का बॉयलर प्लेट बना देता हूँ मैं, इंटीजर रिकर्जन, और ये दोनों स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ रेफरेंस से वहाँ पर, ताकि कॉपी ना बने, ठीक है। और स्ट्रिंग्स को मैं नेमिंग भी ए और बी दे देता हूँ, ताकि हमने जो टैब में लॉजिक देखा उसके हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं कह देता हूँ एफ वाला वेरिएंट। अब यहाँ से तो रिकर्जन से हमने जैसे देखा था कि आगे से भी कर सकते हैं पीछे से भी कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो और मोस्टली सब जगह आपको मतलब n-1 इंडेक्स से लेकर 0 तक का आपको मिलेगा मटेरियल, इसलिए हम इसको वैसे करेंगे। आगे से करना हो तो सिर्फ इंडेक्सिंग चेंज होगी और बेस केसेस चेंज होंगे। आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं n में लेंथ ले लेता हूँ ए का, सिमिलरली m में ले लेता हूँ बी का लेंथ, और यहाँ से एफ फंक्शन में उसको बोल देंगे कि हम लास्ट जो आई है वो n-1 पे खड़ा है और जे m-1 पे खड़ा है, बाकी ये फॉर्मल पैरामीटर्स एज इट इज़ भेज दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एफ वेरिएंट वाला फंक्शन है इसको लिख देंगे कि हम इंटीजर आई इंटीजर जे हमारा इंडेक्स डिनोट कर रहा है, बाकी एन और एम स्ट्रिंग की लेंथ है, और ये हमारी स्ट्रिंग से रेफरेंस से जा रही है हर एक कॉल में, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब सबसे पहला केस कि अगर कैरेक्टर्स मैच हो गए, इफ़ ए ऑफ आई और बी ऑफ जे ये मैच हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम वो कैरेक्टर को ले लेंगे जो मतलब ए ऑफ आई और बी ऑफ जे इक्वल होगा, मतलब जो भी एक कैरेक्टर है उसको ले लिया, और उसके आगे बोलेंगे सर्च स्पेस कम करो, मतलब i-1 और j-1 पे जाओ, क्योंकि ये कैरेक्टर हमने ले लिया है आंसर में, इसलिए 1+ करवाया है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये 1 क्या डिनोट कर रहा है कि वो जैसे ई देखा था, ई से मैच हुआ था तो हमने ई को लिया है, बट क्योंकि हमें लेंथ चाहिए तो इसलिए हमने क्या किया 1+ भेजा है, और आगे सर्च स्पेस क्या कर दिया, बाई की जगह i-1 हो गया और जे की जगह j-1 हो गया। बाकी ये फॉर्मल पैरामीटर्स वो एज इट इज़ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन 1 क्या था कि जो टेक्स्ट 1 था उसमें स्किप करवाओ, मतलब हमको जब आंसर में जोड़ नहीं रहे तो अब सर्च स्पेस कम हो गई, हमने बोला आई की जगह i-1 कर दो क्योंकि उसे स्किप कर दो, और बाकी फॉर्मल पैरामीटर्स एज इट इज़, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन था हमारे पास ये यहाँ पर कि जे वाली जो स्ट्रिंग थी उसको स्किप कराओ, बेसिकली आई जे पर खड़े थे तो हमने उसको स्किप कराया, दूसरा ऑप्शन कंसिडर किया, ठीक है। यहाँ तक जो हम ऑर्गेनिक वे देख रहे थे, जो इंस्टेंस जहाँ पर प्रोफेसर अभी लेक्चर लेने वाले एलसीएस का उन्होंने पढ़ाया नहीं है, सिर्फ बच्चों को उन्होंने कहा है कि आपको जो नेपसेक का आपका मतलब जो आपको लर्निंग से उसके बेस पे सॉल्व करो, तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीनों का मैक्स ले लो, तो मैक्स ऑफ टेक, और ये बेसिकली ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 नॉट टेक में आते हैं, तो इसको मैंने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दे दिया। ये वहाँ तक का ऑर्गेनिक वे था, ठीक है। अब ये जो टेक लिखा है इसको इनिशियलाइज करवाते हैं। तो अब जो टेक है ये क्या है, नीचे मैक्स फंक्शन में कैच हो रहा है, प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी आपको पता है, तो हम क्या करते हैं मैक्स फंक्शन को स्किप कराने के लिए बहुत छोटी वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ये इंडेक्स जंप करवा रहे हैं -1 करके, तो हमारी जो वर्किंग बाउंड्री थी वो क्या थी, वो 0 से लेके n-1 की जो टेक्स्ट t1 थी, और 0 से लेके m-1 थी। अब ऐसे जंप करते 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 अगर आप मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल था ना, तो आप ये जो जंप कर रहे थे
ये मान लो ये हमारी वर्किंग एरिया था, तो आप जंप करते करते इस तरह करते करते यहाँ तक पहुँच गए -1 इंडेक्स पर। इसका मतलब आपने स्ट्रिंग खत्म कर लिया। सिमिलरली ये स्ट्रिंग में भी आप ऐसे जंप करते 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 यहाँ -1 इंडेक्स तक पहुँच गए। इसका मतलब वहाँ इमेजिनरी बाउंड्री पर पहुँच गए, वहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, उधर कुछ नहीं है तो वहाँ से हमारा बेस केस हो गया। तो अब देखो आप, यहाँ मैं बेस केस लिख दे रहा हूँ, आपने जब जंप करी या तो आई इक्वल टू -1 हुआ, या तो जे इक्वल टू -1 हुआ। उस केस में क्या है, वहाँ कुछ स्ट्रिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, रिटर्न कुछ करवाएंगे, अब रिटर्न करवाएंगे जीरो, क्योंकि बेसिकली हम स्टेप्स काउंट करवा रहे हैं कि मतलब जो वैलिड तरीके से यहाँ पहुंचा, तो वो 1 प्लस फंक्शन कॉल, फिर ये फंक्शन कॉल भी टूटा होगा, 1 प्लस फंक्शन कॉल, ऐसे करते करते लास्ट में फिर ये जीरो जाएगा। तो वहाँ से 1 प्लस 1 प्लस करके यहाँ से जीरो भेज दिया, तो ये हमारा बेस केस हुआ। तो आई थिंक ये गुड टू गो है। इसको मैं नॉर्मल वाले जो टेस्ट केसेस उस पर चला लेता हूँ। ओके, यहाँ लगता है कुछ गड़बड़ हुई लगता है, एक बार देख लेते हैं क्या है। अच्छा, बेसिकली मैंने आई इक्वल टू 1 लिख दिया, ये -1 लिखना था, वो टाइपिंग मिस्टेक थी। तो ये बेस केस पर चल गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ये चलेगा नहीं, तो इसका क्विकली मेमोइज वाला वेरिएंट देख लेते हैं। रिटर्न में कर देता हूँ, मेमोइजेशन से सॉल्व कराओ टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को। ठीक है, उसके बाद हम वो जो जो नॉर्मल जो वे है ना, वो वाला भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिकर्जन की जगह इसको बोल दिया मेमोइजेशन सॉल्व कराओ, और यहाँ पर हमने देखा था कि अगर मैं 2D वेक्टर ले लूँ इसका n कॉमा n का, n कॉमा हमारा m का, क्योंकि इतना ही स्टेट्स चेंज हो रहे थे ऊपर, और सबको -1 कर दूँ तो मैं इसको मेमोइज कर सकता हूँ। सिमिलरली इसको कहूँगा आप मेमोइज वाला या फिर उसमें जाओ और यहाँ डीपी पास कर दूंगा। ये तो बहुत सिंपल वाला, मतलब ये काम काज कर रहे हैं, हम सिर्फ मेमोइज करवा रहे हैं। मतलब आंसर रिटर्न करने से पहले स्टोर करवा दो, तो इसको मैंने मेमोइज्ड वेरिएंट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ जो डीपी थी वो रेफरेंस से पास करा दी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। और जब भी आप रिटर्न कर रहे हो आंसर, उससे पहले आप वो स्टोर कर दो, ताकि जब नेक्स्ट कॉल में अगर वो आंसर कोई कोई क्वेरी, मतलब उस स्टेट को क्वेरी करे, तो वहाँ से आप रिटर्न कर दो। तो यह हमारी जो जेनेरिक कंडीशन है डीपी वाली, कि अगर ये स्टेट ऑलरेडी कुछ स्टोर्ड है उसमें, तो प्रोसेस मत करो, सीधा भेज दो। और बाकी जो फंक्शन कॉल्स हैं उनको मैं मेमोइज्ड वेरिएंट में चेंज कर देता हूँ, और डीपी भेज दिया यहाँ से। यहाँ से भी सेम वही चीज़ कर रहा हूँ। ओके, डीपी पास कर दिया, और मेमोइज्ड वेरिएंट। ठीक है, आई थिंक ये गुड टू को एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये चल गया है, अब सारे केसेस पर एक बार मैं रन कर देता हूँ। तो देखो एक्सेप्ट हो चुका। अब ये कौन सा वेरिएंट था मेमोइज्ड वाला, जब वो जो स्टूडेंट को एलसीएस के बारे में एक्चुअली भी पता नहीं है, अभी वो नैपसेक वाला ही लॉजिक लगा रहे हैं। नैपसेक में जैसे हम लेते हैं ना, अगर करंट वेट हमारा, इसको नैपसेक में ट्रांसलेट करो तो क्या है, करंट वेट मेरा 8 है और कैपेसिटी मेरी 10 है, तो मैं ले सकता हूँ, तो मैं लेके ट्राई करूंगा। और अगर मैं ले सकता हूँ फिर भी मेरी इच्छा नहीं है लेने की, वो वेट, वो इंडेक्स को लेना नहीं है, तो क्या करूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ जबरदस्ती, क्योंकि मैं बाउंड नहीं हूँ, मुझे वहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आइटम पिक ही करनी है। तो हम नॉट टेक में जाते हैं, उसके बाद यहाँ से रिटर्न डिसाइड होता है कि आपका टेक है नॉट टेक में। बट अब टेक्स्ट बुक में जो एलसीएस का है, जैसे अब आप पढ़ोगे, जो मैंने रेफरेंस डॉक्यूमेंट डाले, या आपने जो कॉलेज में आपको जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, उसमें यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व होती है, वो प्रूफ आता है हमारा आगे, कि अगर हमको कोई कैरेक्टर मिल गया, दो अगर मैच हो गए, तो उस केस में है ना, आप नीचे वो स्कीप वाले कंडीशन में जाओ नहीं, क्योंकि ये गारंटीड है कि ये वाला वे है ना, यहाँ से इसको रिटर्न करवा दो, कि ये वाला वे है वो आपको ऑप्टिमल आंसर ला के देगा। तो ये बेसिकली आपको कहाँ से पता चलेगा, जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट बताए थे ना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसमें जाके आप पढ़ना, ना पता चले तो एआई बॉट से पूछना, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन में आपको कितने लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, मैंने रफ हिंट बता दिया था एक, जैसे नैपसेक में ओरिजिनल रिसोर्स यूज होते थे, यहाँ कोई ऐसी रिसोर्स या कैपेसिटी कम नहीं हो रही है। नैपसेक में हम जब वेट ले लेते थे, तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल में वेट माइनस होता था। दूसरा एक और चीज़, कि जैसे दूसरी एक चीज़ मैंने बताई थी वो टैब वाले लॉजिक में, कि अगर करंट ए को ऊपर वाले ए से मैं मैच नहीं करवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जबरदस्ती आगे वाले किसी ए के इंस्टेंस से मैच कराऊंगा, तब ऐसा भी हो सकता है ना कि नीचे वाली स्ट्रिंग में कोई ए बैठा हो और मैं जबरदस्ती क्रॉस रेफरेंस बना रहा हूँ, जो टैब में लॉजिक समझाया था वही। तो उसी तरह वो तो जस्ट बोलने का लॉजिक है, बट इंटरव्यू में तो आपको फॉर्मल वे में समझाना पड़ेगा ना, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि अगर ये मैच हुआ तो रिटर्न कर दो, नहीं हुआ तो फिर यहाँ से आप जो आपने स्किप वाले जो दो तरीके हैं नॉट टेक वाले, वहाँ से करो। तो सिमिलरली मैं यहाँ से इसको यहाँ करवा दूंगा रिटर्न करने से पहले। ठीक है, ये हमारा जो टेक्स्ट बुक वाला वे है, प्रोवाइडेड कि आपको ये प्रूफ पता होना चाहिए, ऐसा है कि यहाँ से रिटर्न क्यों किया, क्यों हम नीचे नहीं गए। समझे? तो यहाँ से अब इसको मैं सबमिट करके देख लेता हूँ। ये चलो सबमिट हो रहा है, तब तक एक चीज़ और देख लेते हैं, क्विक रिवीजन, कि भाई हमने क्या किया यहाँ पर। जो टेक्स्ट बुक वाला वे है ना, उसमें किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि रादर देन हम अगर कैरेक्टर मैच हो रहे हैं और उसके बाद भी हम ये स्कीप वाली कंडीशन ले रहे हैं, तो वहाँ से एक प्रूफ आता है
कि आप अगर कैरेक्टर मैच हो रहे हैं तो बेटर है आप इसी को ही लेके कंटिन्यू करो, ये ऑप्टिमल आंसर दे देगा, ठीक है। तो प्रोवाइडेड ये प्रूफ पता है तो ही आप मतलब ये लिखोगे ना, तो ही आप वो उसको डिफाइन कर पाओगे लॉजिक, वरना वो क्विकली आपको बोलेगा कि नेपसेप का लॉजिक लगा और फिर आपको अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट करवा देगा कि उसमें तो तूने आपने ऐसा बोला था कि सब वे आने के बाद लास्ट में मैक्सिमम भेजो, पर आप यहाँ बोल रहे हो कि मैच हो गया तो तुरंत भेज दो, ठीक है। तो ये डिफाइन करने लायक लॉजिक आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इतना कि वो उसको समझ आ जाए। तो चलो ये एक्सेप्ट हो चुका। अब अब इसको हम टेबुलेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसी वेरिएंट को हम कन्वर्ट करेंगे, देखो वो वाला वेरिएंट भी चल गया था तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर सभी वेरिएंट को मैं कन्वर्ट करूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें 1D ऑप्टिमाइजेशन भी उसको भी देखना है। तो अब मैं इसको यहाँ से कह देता हूँ कि आप है ना टेबुलेशन से सॉल्व करके लाओ इसको। तो उसमें हमने टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 भेज दिया, ठीक है। और जो ये मेमोइज वाला वेरिएंट है ना, इसी को ही पोर्ट करते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि हम किस तरह पोर्ट करते हैं। तो पोर्ट में बेसिकली बेस केस लिखे जाते हैं और जिस वे में मेमोइज फंक्शन कॉल हुआ है उसके एकदम अपोजिट वे में टेबुलेशन हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो डीपी ली है हमने उसको जीरो कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और इसको यहाँ से कमेंट कर दिया। इसको ये बाद में देख लेंगे आंसर कैसे भेजना है। तो चलो क्विकली देखते हैं बेस केस क्या थे। तो ये वाला पोर्ट हो रहा है कोड, तो एक्चुअली ये कॉल कर रहा है इंटरनली मेमोइज्ड इसको एफ को, तो हमारा कोड ये वाला पोर्ट होगा। बेस केस क्या बोल रहे हैं, अगर i-1 है तब फर्क नहीं पड़ता जे क्या है, तब आंसर जीरो होगा। सिमिलरली अगर j-1 पे पहुंचा तो फर्क नहीं पड़ता आई क्या है, तो जीरो होगा। तो ये सिंपली इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और एक और चीज़ देखो, आई और जे जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ रहा है, तो आई हमने कॉल किया था, देखो आई कहाँ से कॉल किया था, n-1 से। तो आई चला n-1, वैसे n-2 ऐसे होके 2 1 0 और ऊपर -1 तक जाएगा। ये कौन है, आई। ये सिर्फ पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम चेक कर रहे हैं। सिमिलरली जे कहाँ तक चला था, m-1 से भेजा था हमने। सिमिलरली वो m-2 गया होगा 2 1 0 और लास्ट में -1 कैप्चर हुआ होगा ऊपर। तो बेसिकली यही लिखना है। तो अभी हम बेस केस लिख देते हैं पहले आई जे के, मतलब आई के लिए। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता जे कहाँ से कहाँ तक है, तो जे की पूरी रेंज ले ली मैंने। j-1 से लेस देन इक्वल टू m-1 है और हमारा j प्लस प्लस। तो यहाँ पर अगर i-1 है तो जे कुछ भी वेरिएबल हो तब आंसर जीरो है। अब किसी को डाउट आ रहा होगा कि एरे में -1 कैसे एक्सेस करेंगे, तो लास्ट में शिफ्टिंग देख लेंगे। ये अभी हम लॉजिकल पोर्ट कर रहे हैं उसको कोड को, ठीक है। सिमिलरली ये बेस केस में इसका लिख देता हूँ आई का, कि मतलब जे का, कि आई जब वेरिएबल है, जब आई लेस देन इक्वल टू एन, मैं अब जानबूझ के यहाँ लेस देन इक्वल टू n-1 लिखा ताकि आप ये लॉजिक थोड़ा देखने में इजी रहे, ठीक है। तब देखो जब j-1 है तब आई कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल हो, फर्क नहीं पड़ता, तब हमारा आंसर -1 था, ठीक है। ये बेस केस हो चुके हैं। अब बेस केस के अलावा अब देखते हैं ऊपर पैरामीटर्स क्या चेंज हो रहे थे। मतलब बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं, कि मेमोइज फंक्शन का बेस केस लिखा, उसके बाद ये नॉर्मल लॉजिक को काम करने के लिए हम लोग आई और जे को मतलब मिमिक करवाना पड़ेगा। मतलब रिकर्जन तो क्या, वो ऑटोमेटिक भेज रहा था, पर टेबुलेशन में हमें करवाना पड़ता है। तो हमने आई भेजा था n-1 से, तो वो उसने अप्रोच किया -1। सिमिलरली जे भेजा m-1 से, तो उसने अप्रोच किया -1। तो टेबुलेशन उसका अपोजिट चलेगा। तो अब आई क्या आएगा, आई का -1 का बेस केस तो यहाँ आ चुका, तो बचा कि आई जीरो से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली मैं वही लिख देता हूँ, आई जीरो, आई लेस देन इक्वल टू n-1 चला, आई प्लस प्लस। ये देखो लेस देन इक्वल टू मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि समझने में ईजी रहे। सिमिलरली j-1 का बेस केस तो लिख गया है, तो अब जे चलेगा जीरो से लेस देन इक्वल टू m-1 और जे प्लस प्लस, ठीक है। बेसिकली हम लोग उल्टा चलवा रहे हैं। टेबुलेशन क्या होता है हमारा, जो मेमोइज्ड वेरिएंट होता है उसका उल्टे पैरामीटर्स चलते हैं। उसके बाद तो बस ये सिंपली लॉजिक कॉपी कर देते हैं। तो ये यहाँ से लॉजिक यहाँ से था, ठीक है। इसको मैं सिंपली कॉपी कर देता हूँ, तो यहाँ डाल दिया। अब ठीक है, अब जितने भी यहाँ से रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो अगर मैंने रिटर्न हटाया तो टेबुलेशन में इफ कंडीशन के बाद भी चल जाएगा, इसका मतलब मुझे कंटिन्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हम कुछ नहीं कर रहे, कोड को सिर्फ पोर्ट करवा रहे हैं। जितने भी मेमोइज्ड वाले फंक्शन कॉल है वो सब डीपी में चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्विकली चेंज कर देता हूँ, बाकी ये हटा देता हूँ, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी होगा, डीपी ऑफ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ओके। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि टेबुलेशन है। रिटर्न की जगह, इसकी जगह मैं नीचे कंटिन्यू लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बराबर, क्योंकि ये नेक्स्ट इटरेशन ही चलने वाला है, ठीक है। तो ये पोर्ट हो चुका। और अब आंसर कहाँ मिलेगा, तो आंसर वही मिलेगा जहाँ हमने मेमोइज्ड वाले वेरिएंट को कॉल किया था। मेमोइज्ड वेरिएंट कॉल कहाँ हुआ था, नीचे देखो m-1 और n-1 m-1 पे, तो वही आंसर मिलेगा। अब ये तो हमारा कोड लॉजिकली पोर्ट हो चुका, पर अब ये हमने ऊपर एक जगह देखा था कि हमने -1 का यूज़ किया था, ठीक है। तो अब देखो रिकर्जन ने तो संभाल लिया ये माइनस इंडेक्सिंग, बट अब हमारा एरे का लिमिटेशन है कि वो नेगेटिव इंडेक्स नहीं संभाल सकता। प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ पता चलेगी, हमको स्टोर करवाना है ये स्टेट। अब ये अरे में तो नहीं हो सकता, मैप में हो सकता है। बट हमने देखा अगर मैं इसको इसकी जगह ऐसे लॉजिकली स्टोर कर रहा हूँ, सिर्फ प्लस एक इंडेक्सिंग करके, सबको जो भी इंडेक्स है ना सब में +1 कर दिया, तो काम बन जाएगा मेरा। तो बस मैं वही करूँगा। मुझे मुझे ऐसा दिखा कि आई वाला जो फर्स्ट डिमेंशन है ना, उसमें एक जगह -1 हो रहा है। तो मैं फर्स्ट डिमेंशन जहाँ जहाँ है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, वहाँ वहाँ एक +1 कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया +1 करना, बेसिकली शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ डीपी में फर्स्ट डिमेंशन एक्सेस हुआ वहाँ वहाँ +1। बेसिकली देखो मैं वही कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ डीपी है उसका फर्स्ट डिमेंशन वहाँ वहाँ +1, ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट डिमेंशन एक्सेस हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ,
और यहाँ पर भी हुआ, ये हो चुका, इसका कर दिया। अब इसका सॉल्व करते हैं। सिमिलरली सेकंड डिमेंशन ने भी -1 दिया, तो सेकंड डिमेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, सब जगह +1 एक शिफ्टिंग कर दो, तो यहाँ पर भी डीपी एक्सेस हुआ। जहाँ जहाँ डीपी में सेकंड डिमेंशन एक्सेस हो रहा है ना, वहाँ हम सिंपली उसको एक शिफ्ट कर दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये इसका सॉल्यूशन है। प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे तो ये तो आपको केक वॉक जैसा लगेगा, ठीक है। और ये बाहर भी आ गया, तो ये कोड हमारा गुड टू गो है। यहाँ से पोर्ट हो चुका, इसको रन करके चेक कर लेता हूँ। ये एक्सेप्ट हो चुका, सबमिट करके भी देख लेता हूँ। देखो ये भी एक्सेप्ट हो चुका। और किसी को अभी भी डाउट आ रहा हो इसमें और उसमें, तो मान लो मैं यहाँ से कंटिन्यू हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ जो हमारा ओरिजिनल जो वेरिएंट था ऑर्गेनिक वाला, तो ये आ जाएगा हमारा। बेसिकली इसमें स्टोर था ना वो आंसर, तो ये स्टोर किया कॉमा दिस, तो ये क्या था, ओरिजिनल कोड था हमारा। जो मान लो जिसको एलसीएस पता नहीं है, जिसको ऑब्जर्वेशन ऐसा पता नहीं है कि अगर कैरेक्टर मैच हो गए तो लेना ही है आंसर। बेसिकली हमने वही चीज़ यहाँ मिमिक करवाई है। देखो ये भी एक्सेप्ट हो चुका। फर्क क्या है दोनों में, ये अननेसेसरी कंडीशन भी ब्रांचेस भी एक्सेस कर रहा है, और वहाँ जो ऑब्जर्वेशन था हमारा ये वाला, तो यहाँ हम है ना एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे थे। जो मैथमेटिकल प्रूफ से पता चला ना, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे थे। बेसिकली यही लॉजिक है। तो इंटरव्यू में आप इसे डिफेंड कर पाओ तो करना ही पड़ेगा, और ऑप्शन ही नहीं है, वरना आप खुद की बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर लोगे। नैपसेक में आप बोल रहे हो कि मेरे पास अगर वेट का इंडेक्स में ले सकता था तो ले भी लूंगा, और मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करा तो नहीं भी लूंगा। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो करनी है कि कैरेक्टर मैच हो गए तो ठीक है, आप आगे जा रहे हो। मैच हुए तो फिर आप नैपसेक वाला लॉजिक लगाओ कि मेरी इच्छा मैं ना भी लूँ, तो फिर आपको यहाँ जाके तीनों ऑप्शन का मैक्स करवाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैच हो गया तो हाँ मान लिया मैंने, 1+ करके आगे भेज दिया, मैं दूसरी ब्रांचेस एक्सेस मतलब चेक नहीं करूंगा। तो आई होप ये लॉजिक बनाया होगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबुलेशन हुआ। अब जैसे मैंने कहा, सब ऑब्जर्वेशन का ही खेल है, अब किसी ने आगे चेक करा होगा। अब एक बात समझो, ये -1 +1 ये देखने में यहाँ किसी को ऐसा लगता हो ना, तो हम लोग बेसिकली टेबुलेशन कोड आया कहाँ से, ये मेमोराइजेशन से ही आया है ना। तो इसमें चेक करो, जब डीपी ऑफ आई जे चेक हो रहा था, जब भी आंसर या तो यहाँ मिल रहा था या तो यहाँ मिल रहा था, तब किसी ने चेक करा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग अगर टेबुलेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो मेमोराइज फंक्शन कॉल टीपी में चेंज हुए होंगे। तो वो क्या बोल रहा होगा कि एक तो मुझे करंट रो में ही कोई पीछे वाली कॉलम चाहिए, और दूसरा एक चाहिए वैल्यू के पीछे वाली रो में करंट कॉलम चाहिए, और एक डायगोनल मेरा लेफ्ट डायगोनल चाहिए। ये 3 वैल्यू ला दो तो मेरा काम हो जाए। बेसिकली टैब में देखते क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो जब ये टेबुलेशन टेबल जब बन रही होगी, तो मान लो हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये आई हो गया और ये जे हो गया। तो इसने क्या बोला होगा कि मुझे एक जस्ट लेफ्ट वाली चाहिए, जो कि बोल रहा होगा i-1 नहीं, i-1 नहीं, सॉरी, ये i, j-1, ठीक है। और बोलेगा मुझे एक जस्ट ऊपर वाली वैल्यू चाहिए जो कि i-1 और j होगी, और बोलेगा एक लेफ्ट वैल्यू चाहिए जो कि होगी i-1 j-1। ये तीनों अगर मुझे मिल गई तो मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। उस टाइम मुझे फ़र्क नहीं है यहाँ क्या है यहाँ क्या है। तो इससे किसी को हिंट मिला होगा कि जब इसको यही चीज़ चाहिए तो एक काम करूँ ना मैं, जिसकी मान लो ये रो कैलकुलेट हो रही है, तो इसको जस्ट इसके ऊपर वाली प्रोवाइड करवा देता हूँ, काम खत्म। सिमिलरली अब ये रो कैलकुलेट हुई तो इसके नीचे वाली कैलकुलेट हो रही होगी, तो उस टाइम पे इसको इसकी प्रीवियस वाली ये प्रोवाइड करा दो तो इसका काम खत्म, ठीक है। अब सिमिलरली इसके नीचे वाली रो कैलकुलेट हुई होगी मान लो ये, तो इसको मैं जस्ट इसके ऊपर वाली ये बता दूं तो काम खत्म। इसका मतलब ये जो दो दो एक ये विंडो शिफ्ट हो रही है, इफेक्ट आपको पता चल रहा है। तो यही बेसिकली जो जब कह रहा हूँ ना कि प्रोफेसर अगर 4 घंटे लेके कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो वो यही चीज़ पढ़ाएंगे। अब ये रिवीजन वीडियो है तो आप मतलब जितनी भी ऐप में ले जा सकता हूँ उतना ठीक है, वरना एक चीज़ समझ लो कि ये शिफ्टिंग और ये सब का आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा रोलिंग इफेक्ट कैसे आ रहा है। कोई एग्जाम्पल लो, ट्राई रन करो, चेक करो। तो यहाँ से हिंट मिला होगा कि मुझे यहाँ से पता चला कि इस रो को क्या चाहिए, जस्ट एक पीछे वाली रो चाहिए, उसमें से कुछ वैल्यू और कुछ करंट रो की वैल्यू, बाकी वो काम कर लेगा। तो इससे पता चला कि जो मैं ये दोनों ही वेक्टर रो मतलब रो वेक्टर ना ले लूँ इस तरह से, तो स्पेस ऑप्टिमाइज कर पाऊँ, उस टाइम पे मुझे पीछे क्या हो रहा है उससे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका क्विकली अब कोड देख लेते क्या है। तो अब मैं इसे कहूँगा कि आप है ना स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन दो, तो एस ओ से भेज दे रहा हूँ, text1, text2, ठीक है। और ये जो टेबुलेशन का ये वाला कोड है ना, इसी को इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ से ये था ना, ठीक है, ये कर दिया। इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, एसओ, ठीक है। देखो यहाँ तक तो क्या था, हमें पता चला था कि इस डिमेंशन ने ऐसा बोला था, फर्स्ट वाले डिमेंशन ने ऐसा बोला था, आई ने बोला था कि मुझे i-1 वाली रो ला दो, बाकी मैं अपने आप पे काम कर दूंगा। इसका मतलब इसके अंदर वाली जितनी भी चीज़ें उसको कैलकुलेट होनी होगी, इसका मतलब ये चाहिएगी, तो इसी के ही मैं 2 रो वेक्टर ले लूंगा। प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो इसी मतलब ये समझ आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। एक तो करंट ले लिया जो कि खुद की रो हो रही है कैलकुलेट, और सिमिलरली एक प्रीवियस ले रहा हूँ जो कि वो कह रहा है कि पीछे वाली रो ला दो। तो ये मैंने दोनों चीज़ ले ली। अब आते हैं आगे यहाँ पर,
यहाँ पर हमने देखा है कि जब ये दोनों बेस केस थे तो जहाँ जहाँ बेस केस है वहाँ वहाँ करंट नहीं आएगा। जहाँ जहाँ करंट नहीं तो ऑप्शन में मेरे पास है ही नहीं ना कुछ, प्रीवियस ही है ना। अगर प्रीवियस वन प्रीवियस टू होता तो मैं सोचता अभी सही थोड़ा। तो जहाँ जहाँ बेस केस है वहाँ करंट नहीं है, ठीक है। मैंने मल्टीपल टाइम कहा, अभी कोई एग्जाम्पल इस तरह मिला कि जो इसको मतलब इस ऑब्जर्वेशन को वायलेट कर रहा है तो मैं एक्सप्लिसिट उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं मेन लॉजिक में। अब किसी किसी को हो सकता हो यहाँ इशू आता हो समझने में कि कितने सारे इंडेक्सेस एक्सेस हो रहे हैं और कहाँ करंट लगा है, कहाँ प्रीवियस, कहीं कहीं दो प्रीवियस होते हैं, इस तरह से क्या। तो सबसे पहले एक बात समझो, हमें आंसर कहाँ मिल रहा था, हमें एक ही रो पकड़नी है, जो सिंटेक्स रो पकड़ना है। आंसर कहाँ मिला, तो एक तो आंसर यहाँ मिला, एक आंसर यहाँ मिला जहाँ मुझे बोल रहे कंटिन्यू, तो बेसिकली ये दो। तो ये दो जो आंसर मिले वहाँ मेरा करंट है, तो मैंने उसको बोल दिया कि इस डिमेंशन को जो डीपी ऑफ i+1 था ना वहाँ करंट बोल दिया मैंने उसको। तो मैं एक जगह नोट कर देता हूँ यहाँ पर इजी के लिए कि जहाँ जहाँ i+ था ना वहाँ मैंने करंट को लिख दिया। तो सेम यही चीज़ सब जगह फॉलो करो, जहाँ जहाँ डीपी ऑफ i+1 है वहाँ वहाँ करंट। तो डीपी ऑफ i+1 एक यहाँ है तो यहाँ करंट डाल दिया, ठीक है। और डीपी ऑफ i+1 एक यहाँ पर करंट डाल दिया। देखो बेसिकली ये क्या है, डीपी ऑफ आई है, क्योंकि -1 + 1 0 हो गया, ठीक है। ये भी डीपी ऑफ आई है, तो पूरे कोड में चेंज हो गया। अब देखो अब दूसरा कौन सा इंडेक्स एक्सेस हो रहा है, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है डीपी ऑफ आई एक्सेस हो रहा है, जो ये वाला है। -1 + 1 तो 0 हो गया ना, सेम। तो अब समझो डीपी ऑफ आई है, मतलब यहाँ मुझे कुछ लिखना है, करंट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है i+1 में, और मेरे पास एक ही ऑप्शन है प्रीवियस, तो फिर ज़्यादा दिमाग फिर कंफ्यूजन होगा ही नहीं ना। एलिमिनेशन मेथड से समझ लो ना, करंट को हमने यहाँ ऑक्यूपाई करा लिया, और एक दूसरी चीज़ आई वाली एक्सेस हो रही है, वहाँ कुछ तो सेट करेंगे, तो कुछ तो करेंगे। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में एक ही चीज़ बची प्रीवियस, तो वही चीज़ उठा के यहाँ डाल दो। तो आई होप ये कुछ सेंस बना रहा होगा आपको कि डीपी ऑफ जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ प्रीवियस डाल दिया, ठीक है। ये कर दिया इतना, आई थिंक हो चुका। अब जिस इंडेक्स ने मुझे बोला था, जिस डिमेंशन ने, ये आई वाली डिमेंशन ने बोला था कि मुझे पीछे वाला एक जस्ट ला दो तो मैं कर दूंगा, इसका मतलब उसका जब ये पूरा इंटरनल कैलकुलेट हो गया होगा यहाँ तक, उसके बाद मुझे जो करंट है वो नेक्स्ट वाले की प्रीवियस बन जाएगी। तो बेसिकली मैं वही बोल रहा हूँ उसको कि अब तेरा जो करंट कैलकुलेट हुआ है, अब नेक्स्ट इटरेशन का वो प्रीवियस हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं दो लूप खत्म हुए होंगे, तब करंट हमारा प्रीवियस में स्टोर हुआ होगा, तो बाहर भी कहाँ मिलेगा, प्रीवियस में ही मिलेगा। तो इस तरह यहाँ से कर दिया। तो आई थिंक ये गुड टू गो है, एक बार सीधा चेक कर लेते हैं। देखो ये चल चुका, सारे केसेस पर देख लेते हैं। उसके बाद हम ये टेबुलेशन की और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे। रिकर्जन और मेमोराइजेशन की देख ली, देखो एक्सेप्ट हो चुका, ठीक है। अब क्विकली टेबुलेशन की देख लेते हैं। तो टेबुलेशन में हम यहाँ थे, ठीक है। यहाँ पर अब देखो फंक्शन कॉल्स नहीं हो रही तो स्टैक स्पेस नहीं होगा, बट देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ एम का लूप है, यहाँ ऑर्डर ऑफ एन का लूप है, तो ठीक है। बट यहाँ दो दो मतलब इंटरनल लूप चल रहे हैं, एन और एम का, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में तो हमें पता चल रहा है ये दोनों का मैग्नीट्यूड उनसे बड़ा है। तो यहाँ से एन क्रॉस एम आया, और उसके अंदर ये चीज़ें तो कांस्टेंट ऑपरेशन ही चल रहा है, मतलब मोटा मोटा इसकी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हमारी एन क्रॉस एम। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, स्पेस में हमें ग्रिड यूज कर रहे हैं बड़ी एन क्रॉस एम की, बाकी तो और कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे, ठीक है। और स्टैक स्पेस है नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई इसकी एन क्रॉस एम की, ठीक है। ये हमारा टेबुलेशन। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या किया हमने, सिर्फ स्पेस ऑप्टिमाइज करी है। जहाँ एन क्रॉस एम की ग्रिड ले रहे थे, अब उसकी जगह ऑर्डर ऑफ एम की ग्रिड ले रहे हैं, ठीक है। दो ग्रिड ले रहे हैं बट कॉन्स्टेंट टू को हटा सकते हैं ऐसा। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अभी भी एन क्रॉस एम है। कैसे आई एन क्रॉस एम, देखो ये वही एम, ये एन, और ये दो दो बड़े लूप है ना इंटरनल, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें कांस्टेंट है। और स्पेस जैसे कि मैंने कहा ऊपर हमने 2m ली है, बट 2m बीगो नोटेशन में m लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब यहाँ से अब इसको 1 DTP भी जा सकते हैं। कैसे आया होगा, वैसे ही कि किसी ने बहुत ऑब्जर्वेशन लगाया होगा, चीज़ें देखी होगी, किसकी एनालिटिकल एबिलिटीज काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि 1D में होगा या नहीं, चेक करते हैं आगे क्या है। तो यहाँ तक तो देखो मैंने आपको बता दिया, रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट वही था कि जैसे कि मान लो एक सीक्वेंस में आपने पढ़ाई करी, सबसे पहले नैपसेक में अगर आपने एक टेम्पलेट सीख लिया कि अगर मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ तो करके भी देखो, और जब जरूरी नहीं मुझे उस टाइम अगर करना तो करना ही है तो मत करके देखो, तो टेक नॉट टेक वहाँ से हमने सीखा था। तो यही चीज़ अगर आपने फिर मान लो LCS में किसी के थ्रू सीखी होती, और उसने बोला कि ये आपकी इस तरह है, ये अगर मैच हो गया तो आप सीधा क्या कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो 1+ फंक्शन ऑफ समथिंग करके। और अगर मैच नहीं हुआ तो रिटर्न कर दो हमारा स्किप करके कुछ 1 और स्किप करके 2, इसका जो मैक्स हो। तो यहाँ पर आपको ये पता होना जरूरी है कि ये जो हम रिटर्न 1 शॉर्ट शॉर्ट बोल रहे हैं कि इसको ले लो, मैच हो गई तो ले लो, आगे भेज दो, मतलब यही ऑप्टिमल आंसर होगा। तो इसको आपको इंटरव्यू में डिफेंड करना आना चाहिए। मान लो डिफेंड नहीं किया और इंटरव्यूअर को पता चल गया कि आपने कहीं से कुछ रटा हुआ है, आपको सरफेस लेवल ही चीज़ें पता है, ग्रास लेवल मतलब ग्रास रूट लेवल पे नहीं पता है, तो आपको नेपसेक का कोड लिखवाएगा, फिर आपकी बात पे कॉन्ट्रेडिक्ट कराएगा कि आपने नेपसेक में बोला कि मेरा बैक बैक की साइज थी 10 और मैं करंट वेट है 8, तो आपने बोला अगर ले सकता हूँ तो ले लो, आगे फंक्शन भेज दो। और जरूरी नहीं है मुझे लेना है, जबकि मैं ले सकता था, तो नॉट टेक करो, अब इन दोनों का मैक्स करो। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अगर मैच हो गया
तो आप सीधा सीधा भेज दे रहे हो यहाँ पर, यहाँ नीचे तक वेट ही नहीं कर रहे हो। आपकी जो तीनों ऑप्शन है, टेक और दो स्कीप, इन तीनों का मैक्स 1 2 और 3 का नहीं ले रहे हो। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपको फिर ये डिफेंड करना आना चाहिए। ये कहाँ से पता चलेगा? आपको ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा चीज़ों में। रटने से बेटर, अगर किसी ने बोला उससे बेटर थोड़ा उसके पीछे काम करो तो ज़्यादा बेटर है। तो चलो ये चीज़ देखी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ देखते हैं, जब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हमने किया तो ये था हमारा कुछ प्रीवियस, ये था हमारा करंट। ये किसी ने ऑब्जर्वेशन लगाया होगा। मान लेते हैं हम इस इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या बोलेगा? मुझे जस्ट एक लेफ्ट की वैल्यू चाहिए, जस्ट एक ऊपर वाली वैल्यू चाहिए और जस्ट एक डायगोनल वाली वैल्यू चाहिए, तो मेरा काम हो जाए। ठीक है। अब जैसे अनबाउंडेड नैपसेक में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और अनबाउंडेड नैपसेक का चैनल के थ्रू अगर आप वीडियो देख के आओ उस टाइम, मतलब स्क्रॉल करके वो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला जो है ना, उसके बाद मैंने 1D बताया था, तो वहाँ से भी देख के आ सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा क्विकली बताऊंगा क्योंकि हर एक वीडियो में बताऊंगा तो वो फिर वीडियोस काफ़ी ऑलरेडी ये बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, तो वो देख के आओ तो बेटर है। तो एक बात समझते हैं, अब मुझे इसी तरह हार्ड कोडेड चीज़ें चाहिए। तो किसी ने ऐसा सोचा होगा, मान लो कि अगर मुझे अब इसको 2D से भी 1D करना है, इसका मतलब उस टाइम मेरे पास करंट नहीं होगा, तो जो मुझे करना है प्रीवियस में करना होगा। तो अब इसको इस तरह ट्रांसलेट करो कि मान लो ऐसा कुछ मुझे मैकेनिज्म मिला कि यहाँ पर प्रीवियस चल रहा है और यहाँ पर सारी ओल्ड वैल्यू है, तो मैं ओल्ड 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 इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है। अब मान लो ये करंट लिखा है मैंने, बट मेरे पास ये है नहीं, ये सिर्फ लॉजिकल लिखा है मैंने। याद रखना, ये ऐसा अरे मेरे पास है नहीं, करंट मतलब नेक्स्ट रो, ये मान लो है नहीं। तो उस केस में क्या होगा? मान लो मैं ये वैल्यू चाहता हूँ। ठीक है। तो बेटर है इसको ही देखो उस केस में। जस्ट अ सेकेंड। क्या अब है ना, ये वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो अब देखो उस केस में फिर प्रीवियस को कैसे करोगे आप? कि मान लो अब मैं इस तरह इटरेट कर रहा था, तो मान लो मैंने कुछ जस्ट ऐसा अज्यूम कर लो अभी एज ऑफ नाउ समझने के लिए, कि हमको कोई मैकेनिज्म मिल गया है, तो ये वैल्यू ओल्ड की जगह अपडेटेड हो चुकी। ठीक है। सिमिलरली मान लो ये वैल्यू ओल्ड की जगह अपडेटेड हो चुकी। ठीक है। कि मैंने इसी को ओवरराइट कर दिया क्योंकि मुझे जबरदस्ती करना था काम, तो अब यहाँ से अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस पर, तो ये क्या है? ये वैल्यू डिनोट कर रही है कि आपके पास कुछ ओल्ड वैल्यू है। ओल्ड वैल्यू क्या डिनोट कर रही थी? ये वाली ऊपर वाली। ठीक है। ओल्ड वैल्यू वो वही डिनोट कर रही थी जो आपका प्रीवियस था। और अपडेटेड वैल्यू क्या डिनोट कर रही थी? मतलब आप जब इसकी प्रोसेसिंग में और आपने ये एरिया ओवरराइट किया है, तो अपडेटेड वैल्यू वो डिनोट कर रही थी। ध्यान से समझना, थोड़ा फोकस दोगे समझ आ जाएगा आराम से। देखो ओल्ड वैल्यू, अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो ओल्ड वैल्यू क्या डिनोट कर रही थी? आपकी प्रीवियस वाली ये वाली वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली मान लो मुझे ऐसा कोई मैकेनिज्म मिल गया है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट वाली चीज़ ओवरराइट, क्योंकि इस तरह चल रहा हूँ मैं, ये वाली के लिए A3 मिल गए आगे गए, फिर इसके लिए ऐसे मिल गए आगे गए, इसके लिए ऐसे मिल गए। तो जब ये आप इस तरह करके जा रहे हो ओवरराइट, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पर आप ओवरराइट करके जा रहे होगे, तो यहाँ पर यू इसलिए लिखा हुआ है प्रीवियस में, देखो अपडेटेड। अब ये यू क्या डिनोट कर रहा है? कि मेरे जस्ट लेफ्ट वाली जो, अगर करंट होता तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाती। तो मेरे पास यू है, मेरे पास ये ओल्ड है। तो प्रॉब्लम कहाँ चल रही है? प्रॉब्लम डायगोनल की नहीं है, क्योंकि मान लो इन दोनों को मैंने स्क्वीज कर दिया, प्रीवियस और करंट को। ऐसा मान लो कि यहाँ पर ये जमीन पे पड़े, यहाँ से मैंने एक प्रेस लगा दी यहाँ पर और दोनों को स्क्वीज कर दी। तो ओल्ड वाली तो चलो ये ओ से मिल गई, यहाँ पर यू वाली से अपडेटेड ये मिल गई हमको लेफ्ट वाली। डायगोनल कहाँ से मिलेगी? स्क्वीज किया तो दोनों एक में आ जाएगी ना, तो वो नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब किसी ने सोचा होगा कि यही प्रॉब्लम एक ही वैल्यू दे रही है ना, तो मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये अगर एक वैल्यू प्रॉब्लम दे रही है, तो अज्यूम कर लो मेरे पास आ गई होती कोई एक वेरिएबल ले लिया कि डायगोनल से, ऐसा अज्यूम कर लो, बाद में आपको समझ आ जाएगा। ये इसी तरह ऑब्जर्वेशन बहुत डीप होते हैं तभी पता चलता है। तो अब इसकी अगर मान लो कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, तो इसको क्या क्या चाहिए? ओल्ड वैल्यू, मतलब ऊपर वाला मिल गया, ये मिल गया, ओके। लेफ्ट वाला यहाँ से यू से मिल गया अपडेटेड, जो कि हमने ओवरराइट किया था यहाँ पे। और ये डायगोनल क्या बोल रहा है? ऐसा मान लो ये बोल रहा है कि डायगोनल या एक वैल्यू होती इस तरह मिल जाती, तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, तो ये अपडेटेड लिख देगा। सिमिलरली अब मान लो अब ऐसा है कि डायगोनल अब हमारा अपडेट हो चुका, तो उस केस में क्या है? अब मैं इसको प्रोसेस करूंगा। अब ये ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी मेरी ओल्ड वैल्यू, मतलब अप वाला। ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ये अप वाला। ठीक है। ये यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, करंट के इंडेक्स में, कि तेरा लेफ्ट में क्या था, मतलब लेफ्ट। और अज्यूम करते हैं हमारा जो डायगोनल एक वेरिएबल था ना, वो बता रहा है कि तेरे डायगोनल में क्या था। तो इसके रिस्पेक्ट में तो तीन चीज़ आ गई, मतलब ये अपना काम करके अपडेट कर देगा इसको। ठीक है। ग्रीन में ये ऐसे किया। सिमिलरली ये भी अपडेट कर देगा। तो अब आपको आई होप ये पता चल रहा होगा कि ये सीक्वेंस कैसे जा रही है। तो अब जब ये अरे है, अब जब नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाएगा, तो ये अपडेटेड की जगह में इसको क्या गिनूंगा कि अब ये ओल्ड है सारा कुछ। ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट इटरेशन चलेगी, तो वो ओल्ड की जगह ये अपडेट होगा, फिर ये अपडेट होगा, फिर ये अपडेट होगा, सिमिलरली ये होगा। तो आई होप ये कुछ वैल्यू बना रही होगी। तो अब जो मैं लाया कॉन्सेप्ट कि ये डायगोनल था, मतलब मैं लाया, मतलब जिसने ऑब्जर्वेशन करी होगी वो लाया होगा, वहाँ से नॉलेज हम सबको मिला होगा इस तरह से। तो ये क्या था? तो मान लो जब ये फर्स्ट वाली वैल्यू स्टार्ट हो रही होगी, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सब ओल्ड वैल्यू होगी यहाँ पर। तो उस केस में क्या होगा? डायगोनल इमेजनरी होगा, तो मैं उसको जीरो ले लेता हूँ, मान लेते जीरो। अब इसकी प्रोसेसिंग चालू है, ओ से मुझे ओल्ड मिल गया, लेफ्ट से अभी कुछ है नहीं, डायगोनल से अभी कुछ है नहीं। तो इस केस में मैंने क्या किया? इसको अपडेट कर दिया, जो लेटेस्ट वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है। अब इसकी प्रोसेसिंग आने से पहले जो, अब मान लो ये सेल था, इसके लिए डायगोनल क्या होता? यहाँ पर कुछ होता, वो होता, मान लो यहाँ प्रीवियस होता, तो इस तरह यहाँ प्रीवियस होता। तो ध्यान दो, वो प्रीवियस होता तो क्या होता?
अगर वो प्रीवियस होता तो मान लो यहाँ पर जो ओल्ड पहले लिखा था, अपडेटेड की जगह पहले ओल्ड लिखा था, वही वही यहाँ पर डायगोनल होता। ध्यान से समझना, समझो यहाँ ओल्ड लिखा था, अब मान लो नेक्स्ट इटरेशन में है हम, तो यहाँ पर जो ओल्ड लिखा था वही डायगोनल होता। तो जब मैं ओवरराइट कर रहा था इसको ओ से यू, तब मैं डायगोनल का अगर अपडेट कर देता यू नहीं ओ, तो काम हो जाता मेरा। तो इस केस में क्या होता है, इस इंडेक्स के लिए मेरे पास ओल्ड वैल्यू है, लेफ्ट वाली वैल्यू है, डायगोनल वैल्यू है। ये सब होने के बाद मैं क्या करता, इसको अपडेट कर देता यहाँ पर, ये हो गई अपडेटेड वैल्यू। अब ये अपडेट करने से पहले मैंने जो यहाँ ओल्ड वैल्यू है उसको फिर से इसमें स्टोर करवा दिया। तो अब ये नेक्स्ट इटरेशन के लिए डायगोनल फिर से रेडी हो गया। देखो कुछ क्वेश्चन कुछ चीज़ें ड्राई रन करना, रिवीजन वीडियो में अगर मैं सब कुछ ड्राई रन करूंगा तो वो बहुत बड़ी पड़ जाएगी। बट ये हिंट है, यहाँ से किसी को ऑब्जर्वेशन मिला होगा कि जो मेरे को ये प्रॉब्लम दे रहा था ना, ये यहाँ पर डायगोनल वाला, इसको मैंने सिंपली एक वेरिएबल में लेके चलाऊँ और मैं ऑन द को अपडेट कर रहा हूँ। तो ड्राई रन करोगे तो समझ आएगा, ये वाला ऑब्जर्वेशन इतना ईजी नहीं है। और वैसे भी ये जो 2D से 1D वाले स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ है ना, ये मतलब ठीक है, ये आपको पता हो तो अच्छी बात है, आपका नॉलेज बेस बढ़ा रही है। नहीं पता हो तो थोड़ा ड्राई रन करना, समझ आ जाएगी। तो कोड देख लेते इसका। तो यहाँ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की जगह इसको मैं बोलूँगा कि एस ओ ओ, मतलब डबल ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह करके टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू कर दिया। ओके, यहाँ लिख दिया था, ठीक है, यहाँ से करके लेके आ जा। और सिमिलरली अब यहाँ पर मैं इसको, हाँ ये ले लिया। अब यहाँ थोड़ा मैं नेमिंग चेंज कर दूंगा ताकि आपको पता चले, ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ओ कर दी। अब यहाँ पर मेरे पास करंट तो है नहीं, तो इसको हटा दिया, अब सिर्फ प्रीवियस का ही काम काज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं है, प्रीवियस और प्रीवियस एज इट इज है। अब मैं अपने मेन लूप में आ गया। ठीक है, अब मेन लूप क्या कह रहा है, ये तो आंसर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर अब देखो, हर एक रो के लिए, मतलब एक बात समझो, जो ये डायगोनल चल रहा है ये रनिंग, मान लो एक रो के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया समझो, तो दूसरी रो के लिए वो का वही तो नहीं होगा। दूसरी रो के लिए फिर से जीरो से स्टार्ट होगा ना। मतलब अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मल प्रीवियस और करंट वाला करते हैं इस तरह, तो अगर ये सेल है इसके लिए यहाँ होता, ठीक है, डायगोनल। तो सिमिलरली जब ये नीचे वाली, ये वाली रो कैलकुलेट होने वाली आ रही होती, तो इसके लिए यहाँ होता ना, उसके लिए तो फर्क नहीं है ना कि यहाँ फिर क्या लास्ट इटरेशन में क्या डायगोनल सेव था। ठीक है, तो फिर डायगोनल हर एक रो के रिस्पेक्ट में होगा, अलग अलग चेंज होगा। आई होप कुछ सेंस बना रहा होगा। तो मैं यहाँ पर उसको डाल देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि आपका यहाँ से डायगोनल स्टार्ट होता है, जीरो स्टोर करा दिया। आप जीरो क्यों स्टोर कराया, क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है, वन प्लस, बेसिकली यही कंडीशन थी ना डायगोनल वाली, अगर मैच हो रहा है तो वो पीछे जाओ। तो क्योंकि वन प्लस हो रहा है, तो जहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ इस तरह की वैल्यू ली कि आपको हिंडर ना करवाए। ठीक है, तो जीरो करवा दिया। ठीक है, अब तो ये डायगोनल जीरो करा दिया। अब एक चीज़ देख लेते हैं, अब क्योंकि हमारे पास अब करंट है नहीं, तो जहाँ जहाँ करंट है वहाँ वहाँ प्रीवियस हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं वो तो स्किप ही हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी करंट है ही नहीं तो प्रीवियस हो गया। सिमिलरली अब हमारे पास एक ही चीज़ है तो फिर प्रीवियस, तो करंट तो होगा ही नहीं ना कोड में, तो यहाँ से इसे हटा दिया। ये हम ऑन द गो चीज़ें देख रहे हैं कि इस तरह आप कर सकते हो ऐसा, तो यहाँ से ये चीज़ कर दी। अब ट्राई करते हैं, ये बेसिकली क्या बोल रहा था कि ये आपका वो वाला केस है डायगोनल वाला, तो यहाँ से ले लिया। अब ये वन प्लस समथिंग कर रहा है ना, अब मैं कहूँगा ये आपको डायगोनल यहाँ से ला के देगा, तो मैंने इसे कह दिया, अज्यूम कर दो डायगोनल यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब मतलब ये वेरिएबल डायगोनल रिस्पॉन्सिबल है ना ये चीज़ लाने का, तो जो पहले ये चीज़ ला के दे रही थी प्रीवियस ऑफ जे, तो अब तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि हमने देखा ना वो तो डेटा लॉस हो जाएगा ना कंप्रेस करेंगे तो। इसलिए ये, जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल वाई डायगोनल कर दिया। अब ये क्या था, ये ऑप वन की जगह मैं इसको लॉजिकल लिख देता हूँ, ये क्या था, प्रीवियस ऑफ J+1। मतलब ये क्या बता रहा था, अप बता रहा था। ठीक है, और ये जो ऑप था ये बता रहा था हमारा लेफ्ट वाला। ठीक है, बेसिकली ये अगर कंफ्यूजन हो तो ये वाला देखो, क्योंकि ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड आया कहाँ से, यहाँ से आया है। देखो, करंट ऑफ J+1 में खुद खड़ा हूँ कहाँ है, तो ये क्या है, प्रीवियस ऑफ J+1, मतलब मेरे से जस्ट एक ऊपर वाला, तो ये अप हो गया, तो ये अप हुआ तो ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तीन चीज़ थी ना, ये अप थी, ये डायगोनल थी, और ये क्या थी हमारी लेफ्ट। ठीक है, ये करंट के जस्ट एक पीछे, क्योंकि J+1 के रिस्पेक्ट में पीछे क्या होगा, जे होगा, तो ये चीज़ यहाँ से आई है। तो मैंने इसको सिर्फ लॉजिकल नेमिंग दे दी है। ठीक है, यहाँ पर, और ये अपना आंसर स्टोर करा है। ठीक है, वेल एंड गुड, बट एक चीज़, जब ये फिनिश हुआ उससे पहले हमको डायगोनल में भी कुछ सेव करवाना था, क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन में वो काम आए। तो हमने जब देखा था कि ये जब हो जाए, तो वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए डायगोनल क्या हो जाएगा, जो आपका अप था, क्योंकि वही अब नेक्स्ट इटरेशन का डायगोनल बनेगा ना बेसिकली। हाँ, इसमें ना बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन चाहिए कि, वरना ये 1D ऑप्टिमाइजेशन अगर समझ आए तो बेसिकली ये है, ये इस वैल्यू को देखो, तो जब नेक्स्ट इटरेशन यहाँ सॉल्व हो रही होगी तब इसको ये डायगोनल बन जाएगा। ये तो मैं वो कह रहा हूँ, जो इस इटरेशन का अप है वो नेक्स्ट इटरेशन का डायगोनल बनेगा। तो ये लिखा, तो बेसिकली हमने इसकी वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, तो ये हो चुका, और ये हो चुका, तो आई थिंक एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। देखो, ओके, कंपाइलेशन एरर इसलिए आई क्योंकि हमने जो लॉजिकल नेम चेंज किया था ना बेसिकली, अब ये क्या था अप और ये क्या था लेफ्ट। ये लॉजिकल नेमिंग इसलिए रखा था कि समझ आया इजीली है।
देखो ये चल गया, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर दे रहा है। हाँ, रॉन्ग आंसर इसलिए दे रहा है, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, यहाँ से जब कंटिन्यू हो रहा है तो बेसिकली ये डायगोनल को हमको बेसिकली यहाँ स्टोर भी करवाना पड़ेगा ना। बट बेसिकली ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना या कंटिन्यू में। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये इन दोनों को है ना ऊपर रेफरेंस ले लेते हैं इस तरह यहाँ पर, ताकि वो उनका स्कोप नीचे तक वैलिड रहे, और उसके बाद अगर ये यहाँ आता है तो भी ठीक, नहीं तो फिर यहाँ से भेज देते हैं। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, तो एक बार इसको टेस्ट केस ले लेते हैं और सब रन करके देखते हैं। देखो ये चल गया, इसको सबमिट करते हैं। बेसिकली क्या किया हमने, एक बार चेक करते हैं ये क्या है इसका। देखो ये एक्सेप्ट हो गया, ये क्या इशू था देखो, जैसे मैं कह रहा था ना, ये देखो ये यहाँ था। तो बेसिकली हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए आपको डायगोनल में स्टोर करवा रहे थे, बट जब ये कंडीशन चली होगी तब ये चला ही नहीं होगा ना, तब ये अभी भी ओल्ड होगा, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रहा था। तो हमने जस्ट क्या किया, इसको दो आंसर आ रहे थे ना हमारे, एक तो यहाँ से आ रहा था या और कंटिन्यू हो रहा था, और या तो नीचे से आ रहा था, तो बेसिकली उसी को ही हमने दोनों जगह डाला। तो जस्ट अ सेकेंड, तो बेसिकली उसको इन अप और लेफ्ट को ऊपर ले गए ताकि नीचे स्कोप हो, और यहाँ इसको ये डायगोनल को अप कर दिया। तो यहाँ हमारा 1D स्पेस ऑप्टिमाइजेशन खत्म हुआ। आई नो ये ट्रिकी है, बट अगर आपको नॉलेज, आपका बेस इतना है तो अच्छी बात है। तो अब इनका अपना ये पूरा एक फॉलो कंप्लीट हुआ एलसीएस का। तो ये चीज़ देखी, अब इसका जावा वाला कोड भी हम देख लेंगे, बट आई होप आपको ये एलसीएस वाली चीज़ सब मतलब इसको हिट करी होगी आपको, कि आप जो जो कोड में लिख रहे हो, जो जो लॉजिक इंटरव्यू में बता रहे हो, तो उसमें हर एक चीज़ का आपका मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा जैसा होना चाहिए। जैसे हम थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ते हैं ना, कि ये चीज़ करी तो ऐसा होगा, ये नहीं करी तो क्यों, और कोई चीज़ लिखी तो वो क्यों, मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर मैं कैरेक्टर मैच हुए तो किस बेस पे, किस ऑब्जर्वेशन थियरम या क्या है, कि हम बोल रहे हैं कि बस अब नीचे आप जाओ मत, यहाँ से कंटिन्यू करो, वरना खुद के कॉन्ट्रडिक्शन में मतलब फंस जाओगे आप। ठीक है, तो ये देख लिया। अब इस क्विकली इस कोड को मैं जावा वाले कोड में पोर्ट करवा देता हूँ। तो ये करवा दिया है, ऐसे मैं बॉयलर प्लेट जावा की कर दूंगा। और मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा है, मेरी फ्लुएंसी C++ में ज़्यादा है, बट जावा वाले स्टूडेंट्स को रादर देन वो एक इमेज में से देखना पड़े, इससे बेटर हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि हम लॉजिक तो देखो टैब में भी देख लिया, और C++ वाले ऑन द गो भी लॉजिक तो लॉजिक ही रहेगा। ठीक है, बट जो जावा वाला सिंटेक्स है ना, वो कोई ऑन द गो देखेगा ना लाइन बाय लाइन, तो काफ़ी इजी रहेगा। तो ये मेरे एक्सटेंशन से देख लेता हूँ। तो सबसे पहले ये चला लॉन्गेस्ट कॉमन, उसके बाद हमने रिकर्जन देखा, उसका एफ वेरिएंट देखा, फिर मेमोराइजेशन, उसका एफ वेरिएंट, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, और सिंगल 1D वाला। ठीक है, तो क्विकली देख लेते हैं। यहाँ मैं स्पीड काफ़ी फास्ट रखूंगा, क्योंकि आगे के 3 4 5 मिनट वाले जो C++ की वीडियो में ऑन द गो वाली चीज़ें देखी होगी, क्योंकि वहाँ हमने जैसे कि मेमोराइजेशन के बाद जो जो चीज़ थी ना, वो हमने ऑन द गो करी थी। हमें पहले से नहीं पता था इंडेक्सिंग में कहाँ क्या होगा, करंट प्रीवियस कहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंटेक्स देख लेना आप। तो स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन क्लास था, नॉर्मल बॉयलर प्लेट थी। यहाँ से हमने अलग अलग वे में कॉल कराए थे। लास्ट में जो 1D अरे था ना, उससे देखा था हमने। यहाँ से रिकर्जन स्टार्ट हुआ, बॉयलर प्लेट एन और एम में लेंथ ले ली, और फंक्शन में हम जो पीछे खड़े थे ना, उसको बोल दिया कि हम लास्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, वहाँ से आप करके लाओ। ये एफ वेरिएंट नॉर्मल था। हम ऐसे -1 जंप करते करते बेस केस में पहुंच गए, हमारी इमेजनरी बाउंड्री में। तो वहाँ तो कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, स्ट्रिंग है ही नहीं, तो आंसर में कुछ लोगे नहीं आप। अब क्योंकि आगे लोगे नहीं तो आपको जीरो रिटर्न करवाना पड़ेगा। टेक में क्या था, -1 क्यों किया, अब वो हमने ऑन द गो वहाँ देखा था, क्योंकि नीचे मैक्स फंक्शन था। अगर मैच हो गए दोनों कैरेक्टर, तो यहाँ से मैंने उसको ले लिया, उस कैरेक्टर को, और अब आगे सर्च स्पेस कम कर दी। अगर ले लिया तो अगेन वही, कि मान लो यहाँ तक हमें प्रूफ नहीं पता है, तो हम फिर नॉर्मल रिकर्जन और ये डीपी पे ही ट्राई करेंगे, कि आप सारे वेज करो, ढूंढ के लाओ आप, और जो भी मैक्स आंसर दे दो। तो ऑपरेशन 1 किया था, ऑप्शन 1 जो स्किप कराई, स्किप में आई वाली जो इंडेक्स था वो कराया, दूसरा जे वाला इंडेक्स वो कराया, और तीनों ऑप्शन का जो मैक्स था ना वो भेज दिया। अब यहाँ से मेमोराइजेशन वाला बॉयलर प्लेट, सिमिलरली मेमोराइजेशन वाला तो काफ़ी ईजी आता है, डीपी ले लिया n×m का, क्योंकि उतने पैरामीटर चेंज हो रहे थे। सारों को हमने -1 से इनिशियलाइज कराया और मेमोइज वेरिएंट में भेज दिया। यहाँ तो सिंपली मेमोइज वेरिएंट तो वही होता है कि रिटर्न होने से पहले डीपी में स्टोर कराओ, और अगर कोई फंक्शन कॉल नहीं आए तो पहले चेक कर लो कि आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड है या नहीं, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये सब ये देख लिया, और हर एक को मैं डीपी पास करा दिया। ठीक है, ये हो चुका। अब देखो यहाँ हम वो टेक्स्ट बुक वाला जो वे होता है ना, जो नॉर्मल जो यूट्यूब वीडियो में भी मिल जाएगा, बट ट्राई करना कि वो यूट्यूब वीडियो में वो लोग इस रेफरेंस पे छोड़ रहे हैं कि अगर मैच हुआ तो क्यों गारंटीड हम लोग यही पास ले रहे हैं, नीचे क्यों नहीं जा रहे। अगर आपका कंटेंट क्रिएटर वो आपको बता रहा है तो वेल एंड गुड, फिर वो सही रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो। नहीं बता रहा है तो फिर है ना, वहाँ फजीनेस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, समझे। खुद ही क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि नैपसेक में फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, कि जहाँ अगर आपका 8 कैपेसिटी का जो आइटम है, उसको अगर 10 की कैपेसिटी की बैग में आपने ले ली करंट डब्ल्यू से, तो फिर ले ही लो आप, फिर उसको नॉट टेक कंसीडर ही मत करो। तो समझे, ये फजीनेस अगर थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस करी तो फिर पीछे फिर प्रॉब्लम होगा फिर। उसके बाद चलो टेबुलेशन ले लिया, इसमें हमने देखा था टेबुलेशन क्या होता है, मेमोराइजेशन का उल्टा। C++ वाले कोड में देख लिया होगा ना, ये सब कैसे आया है, ये जो मैं इंडेक्सिंग और ये कह रहा हूँ, ये सिंटेक्स के लिए देख लो आप। तो ये बेस केसेस लिखे,
अब कोई कह सकता है कि ये -1 + 1 ये सब करने में क्यों, मतलब क्या ऐसा अलग लगता है। तो एक बात देखो, आपने प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी तो चेक किया होगा, हमने कभी भी कोई बेस केस याद नहीं किया अभी तक। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो हमारा एक होता है ना कि काउंट करो कितने बेस से, वो सबसेट सम के वाला, उसमें जनरली कोई अगर देखोगे ना तो कोई ऐसा बोलेगा जीरो हो तो बेस केस में डीपी ऑफ जीरो में कुछ वैल्यू डालते हैं, ऐसा कुछ करके। तो हमने वो चीज़ नहीं फॉलो करी, हमको वो वाला बेटर लगता है कि आप इमेजनरी बाउंड्री में पहुंच जाओ, फिर बात खत्म। आपको जो काम करना है वर्किंग एरिया में करके उस साइड आ जाओ। तो वो हमारा कन्वीनियंस था, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ एक +1 की शिफ्टिंग करी है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया। तो वो जितने बेस केस कम याद करो उतना ज़्यादा बेटर ना। इंटरव्यू में एटलीस्ट आप 300 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन दिमाग में रख के जा रहे हो, तो कितने बेस केस याद रखोगे। तो वो कन्वीनियंस था। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे दो मेन लूप चले। टेबुलेशन और द मेमोराइजेशन का अपोजिट चलता है, तो उसके हिसाब से ही हमने चलाया। ठीक है, बाकी तो जो लॉजिक था ये कॉपी किया हुआ ही है, जो रिटर्न था उसकी जगह कंटिन्यू किया। और यहाँ से हम जो टेक्स्ट बुक वाला जो वेरियंट है ना, कि जहाँ मैच हो गया तो कंफर्म है उसको ले लो। नीचे आप देखो मत, क्योंकि देखोगे तो आप मतलब अननेसेसरी काम कर रहे हो। आप तीनों में से मैक्स देखोगे तो हरदम यही देगा, तो ये प्रूफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी, यहाँ से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखा, अभी कैसे आया ये C++ वाले वीडियो में आगे 4 5 मिनट देख लेना। करंट प्रीवियस कैसे आया, किसी को हिंट कैसे मिला होगा। ये दोनों बेस केसेस लिखे। जहाँ बेस केसेस होते हैं वहाँ नॉर्मली करंट नहीं होता, करंट नहीं होता तो कुछ होगा तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, प्रीवियस एक ही है तो वो डाल दिया, कन्फ्यूजन का पॉइंट ही नहीं है। ये दो मेन लॉजिक जहाँ लूप चलता है वहाँ किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ मैंने बताया था ना कि एक चीज़ देखनी है, हमारा आंसर कहाँ मिल रहा है। तो वो C++ वाली वीडियो में देखा था ना आपने 4 5 मिनट पहले वाले में, क्या आंसर यहाँ मिल रहा था। जहाँ आंसर मिल रहा है वहाँ करंट स्टोर होगा। तो एक रेफरेंस बना लिया कि जहाँ जहाँ i+1 था वो डिमेंशन, वहाँ करंट स्टोर करा। उसकी बाद में देखा कि हमको एक आई में भी रेफरेंस हो रहा है। तो जहाँ i+1 में करंट इन्वॉल्व है तो आई में ऑब्वियसली करंट नहीं होगा, तो करंट की जगह कुछ होगा। करंट की जगह ऑप्शन में है क्या, हमारे पास सिर्फ प्रीवियस ही है, तो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ हमारा को कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कन्फ्यूजन कब होगा, जब प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 ऐसे 3 4 चीज़ें हो। ठीक है, तो चलो ये देख लिया। और जब हम शिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि इस इंडेक्स ने बोला था ना, आई ने बोला था ना कि मुझे i-1 वाला ला दो, तो इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट हुई होगी उसके बाद मुझे एक शिफ्ट करना होगा कि जो करंट को प्रीवियस अलॉट करवाना पड़ेगा। तो जो हम कहते हैं ना वो विंडो शिफ्ट, और ये बेसिकली हमने वो कराया यहाँ करंट में को प्रीवियस में स्टोर कराया, ताकि नेक्स्ट इटरेशन के लिए प्रीवियस ही हो जाए सिंपली। तो अब ये लूप कहीं ना कहीं खत्म हुए होंगे, तो हमारा करंट कहाँ स्टोर होगा, प्रीवियस में, तो हमको बार वहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ कर दिया। अब ये डबल स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, इसमें तो सिर्फ एक डायगोनल का खेल था। वो टैब में आपने देख लिया होगा और C++ वाले में देख लिया होगा। तो पहले तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ करंट था वहाँ हटा के प्रीवियस कर दिया ऑन द गो, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रीवियस ही है। और उसके बाद डायगोनल इंट्रोड्यूस करा। अब यहाँ डायगोनल इंट्रोड्यूस कराने के भी दो तरीके हो सकते थे। आप एक तो मेन लूप में बाहर लिखते यहाँ पर, और एक तो आप अंदर भी लिख सकते थे, और एक यहाँ पर भी लिख सकते थे। पर हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि जब डायगोनल चल रहा है वो तो हर एक रो स्पेसिफिक होता है ना, डायगोनल तो मतलब हर एक रो के लिए वो होगा, तो इसलिए हर एक रो के लिए होगा तो यहाँ डाला। ठीक है, और इसको थोड़ा नेमिंग हमने लॉजिकल करवाया था, अपर लेफ्ट लिख के, और थोड़ा ऊपर ये ले लिया था ताकि उसका कंटेक्स्ट नीचे रहे। और जब भी हमारा आंसर स्टोर हो रहा है उससे पहले हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए डायगोनल को सेव करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डबल स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो गया। क्विकली इसको रन कर देता हूँ। बेसिकली वर्किंग कोड है, चलने ही वाला है, हमने जस्ट पोर्ट किया तो चल गया। तो यहाँ आपका LCS वाली चीज़ खत्म हुई। स्टार्टिंग करी थी हमने ऑर्गेनिक वे से, जहाँ स्टूडेंट को सिर्फ नेपसेक का नॉलेज है और उसके प्रोफेसर ने उसे LCS पढ़ाया नहीं है, तो वहाँ तक 3 ऑप्शन का मैक्स। फिर वहाँ से हमारे पास कुछ प्रूफ आए होंगे, उसने कहीं कुछ देखा होगा। फिर वहाँ से आया मैच हुआ तो ले लो, टेक ही कंसिडर करो, नॉट टेक कंसिडर ही मत करो। वहाँ से हमने टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, और लास्ट में 1D स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपके LCS खत्म हुआ। प्रिंटिंग वाला दूसरी वीडियो में देखेंगे, वरना काफ़ी ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ सजेशन हो तो लिख देना। थैंक यू, बाय।